नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया आपके नए YouTube चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो आज की हमारी सीरीज है, जैसे आप आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें जो आपके अंग्रेज गवर्नर जनरल हैं या वायसराय हैं और उनके समय में जो आपके कार्य किए गए हैं उनसे संबंधित आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी आपके फैक्ट बनते हैं इस सीरीज में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी आपकी घटनाएं जो उनके शासनकाल में हुई हैं, जो उन्होंने कार्य किए हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्रम से पढ़ेंगे हम। जैसे आप पढ़ेंगे सबसे पहले गवर्नर जनरल, जब आप पढ़ते हैं वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है तो उसमें गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी जाती है आधिकारिक रूप से। तो वहाँ से लेकर के वारेन हेस्टिंग्स से लेकर के और आपका जब आप लास्ट पढ़ते हैं, जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम वगैरह आप पढ़ेंगे, तो उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन, और उसके बाद में जब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी। तो इसमें क्रम से हम पढ़ेंगे इन सभी को, ठीक है। तो आओ देखते हैं इसी सीरीज के बारे में, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन सभी के बारे में जो भी आपके संबंधित क्वेश्चन बनते हैं भारत के गवर्नर जनरल और उनसे संबंधित जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले जो आपका आ रहा है इस सीरीज में, तो वो आप देख रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स पढ़ने से पहले आप इसमें कुछ क्वेश्चन आप क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या क्लियर कर लेंगे वो मैं आपको वन लाइनर में इसमें बता देता हूं। वन लाइनर में से आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। अगर आपसे पूछे जी बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर आपसे पूछ रहा है तो बंगाल का प्रथम गवर्नर आप याद रखेंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर था आपका, कौन था जी? आपका ये था रॉबर्ट क्लाइव। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। कौन बनाया जी? रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। और रॉबर्ट क्लाइव हमने इससे पहले पढ़ा है, जो आप प्लासी का युद्ध पढ़ते हैं, ठीक है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, तो उसमें जो युद्ध का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछ रहा है तो आप आंसर याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, यहाँ पे शब्द आ गया जी गवर्नर जनरल, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे पहले में शब्द था केवल गवर्नर, ठीक है। अगर गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन अगर पूछ रहा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल पूछे तो आपने पढ़ा होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इसी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वो किसको बनाया गया? वारेन हेस्टिंग। जो बंगाल का तो साथ में था ही था, बंगाल के साथ साथ आपका जो आपका पूर्व वाला क्षेत्र है, ठीक है, और उसके बाद पश्चिम वाला क्षेत्र और दक्षिण वाला क्षेत्र, ठीक है। तो जैसे आपका बंगाल हो गया, तो उसके बाद में पश्चिम वाला आपका मुंबई हो गया, और दक्षिण वाला जो आपका क्षेत्र है वो आपका मद्रास हो गया। तो तीनों का आपका बनाया गया, लेकिन नाम क्या था वास्तव में? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स। आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा जी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। क्या पढ़ा है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछ रहा है, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आपका हो गया, अब पूछ रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का पूछे तो आपने पढ़ा होगा चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ? बंगाल का जो गवर्नर जनरल पद था ये आपका समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पर एक नया पद बनाया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो इसमें याद रखेंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? ये बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बनाया जी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। उसके बाद में 1857 की क्रांति होती है और गवर्नर जनरल वाला जो पद था ये पूरी तरीके से फेल हो गया। उसके बाद जो शासन की बागडोर है वो आपका जो ब्रिटेन की महारानी थी उसके हाथों में चली जाती है, तो एक नया पद आपका बनाया जाता है, तो उसे बोलते हैं भारत का वायसराय। तो वायसराय कौन होता था? रानी का प्रतिनिधि। तो 1858 एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया और एक नया पद बनाया गया भारत का वायसराय, ठीक है। तो आपसे पूछेगा भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय अगर आपसे पूछ रहा है, भारत का प्रथम वायसराय याद रखेंगे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन है जी? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, भारत का प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। इस सीरीज में मैंने 4 क्वेश्चन क्लियर किए। एक आपका हो गया बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर आपसे पूछ रहा है, ठीक है,
बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो कौन हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। आपसे पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, कौन हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, कौन हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम वायसराय, तो कौन हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये आज चारों को आप जो इनके चारों के नाम है वो याद रखेंगे। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, फिर जब आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा स्वतंत्र भारत का, क्या है जी, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगर स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो याद रखेंगे प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे तो नाम याद रखेंगे लॉर्ड माउंट बैटेन। कौन है आपका, लॉर्ड माउंट बैटेन। कौन है जी, बताएंगे लॉर्ड माउंट बैटेन, इसका नाम याद रखेंगे। और अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत का, क्या है जी, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय, ठीक है भारतीय, क्योंकि ये सभी अभी तक अंग्रेज आपने पढ़े हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछ रहा है स्वतंत्र भारत का, तो आप इसमें याद रखेंगे सी राजगोपालचारी, या पूरा नाम क्या है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी या सी राजगोपालचारी। प्रथम भी यही है और आपके अंतिम भी यही है। तो इस तरीके ये 6 क्वेश्चन है जो इनको आप याद रखेंगे फैक्ट वाले। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन हो गया, और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो क्या हो गया, सी राजगोपालचारी। ठीक है, इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे देखते हैं जी जो क्वेश्चन है। फिर आपके जो गवर्नर जनरल हैं और उनके समय में जो आपके किए गए कार्य हैं तो उनके बारे में देखते हैं जरा। हाँ जी, देखेंगे जरा। तो पहला आप देख रहे हैं क्वेश्चन वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देख रहे हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स में अगर हम कार्य की बात करें, वारेन हेस्टिंग्स के आपके कार्य क्या, इसमें से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो कार्य आपको याद रखना है, ये रेगुलेटिंग एक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये आपको याद रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट ये किस वर्ष आया जी, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष आया, 1772 में आपका ये आया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भारत आया। कब आया, 1773। तो 1773 में भारत आया रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या कार्य किए गए, पहला तो ये कार्य किया गया कि जो आपका बंगाल का गवर्नर पद है, बंगाल का जो गवर्नर पद है, तो बंगाल के गवर्नर पद को क्या कर दिया, बंगाल के पद को, गवर्नर को पद दिया, गवर्नर जनरल आपका बना दिया गया। और इसके तहत जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन बना, ये बना थी आपका वारेन हेस्टिंग्स। कौन बनेगा आपका, वारेन हेस्टिंग्स। तो पहला यही कार्य याद रखेंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर पद बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया। और इसके तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, मतलब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना है, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में नंबर 2, इसी में याद रखेंगे जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी के माध्यम से भारत में सर्वप्रथम जो ब्रिटिश क्षेत्र थे तो उनको न्याय दिलाने के लिए भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कौन से कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और ये किस वर्ष की थी आपकी, ये की थी आपकी 1774 में। किस वर्ष की थी आपकी, 1774। तो आपको याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई, 1774। और 1774 में कौन से शहर में की गई, ये की गई थी आपकी कोलकाता शहर में। कौन से शहर में की गई, कोलकाता में। और इसमें इस समय कुल न्यायाधीशों की संख्या रखी थी 3+1, जिसमें अगर आपसे पूछा जाए इसमें मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको बनाएगा, तो अगर आपसे पूछ रहा है प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछे प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश याद रखेंगे किसको बनाया गया जी, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया एलिजाह इम्पे। किसको बनाया गया, एलिजाह इम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। और इसी की सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे, एक था आपका चैम्बर, एक कौन था आपका लिमेस्टर, और एक कौन था आपका हाइड। चैम्बर, लिमेस्टर और एक कौन है आपका हाइड। तो ये आपके 3 अन्य न्यायाधीश इसकी सहायता के लिए बनाए गए। तो याद रखेंगे
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से गवर्नर जनरल कौन बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स बनाया गया। उसके बाद में दूसरा विशेष कार्य क्या है? भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पे की गई जी? कोलकाता में 1774 में। कुल न्यायाधीशों की संख्या रखी 3+1, जिसमें आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? इलीजाह इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश कौन बने? चैम्बर, लिमेस्टर और आपके हाइड। इसी में आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देख रहे हैं आप पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से क्या हुआ? भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत कर दी, ठीक है। दोहरे प्रशासन की इसमें शुरुआत की गई पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, दोहरा प्रशासन की शुरुआत, ठीक है। तो दोहरे प्रशासन की शुरुआत कैसे है आपका वो देख लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है? 2 बोर्ड बनाए गए। एक तो बनाएगा आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक आपका बनाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, ये था आपका राजनीतिक मामलों के लिए। कौन से मामलों के लिए? राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और उसके बाद में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये कौन से मामलों के लिए? ये बनाया गया आपका व्यापारिक मामलों के लिए। कौन से मामलों के लिए बनाया गया? व्यापारिक मामलों के लिए, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए बनाया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके लिए बनाया गया आपका व्यापारिक मामलों के लिए, ठीक है। तो इसी एक्ट के विरोध में, पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? वारेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा सौंप दिया। क्या सौंप दिया? आपका इस्तीफा सौंप दिया। और इस्तीफा सौंप करके वापस आपका कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया, अपने देश चला गया। और इंग्लैंड में जाने के बाद फिर आपका इस पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई। तो क्वेश्चन भी आता है कि ऐसे कौन से गवर्नर जनरल हैं जिस पर महाभियोग प्रक्रिया आपके चलाई गई थी? तो याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785, ठीक है। तो याद रखेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है, जैसे आपने घटना मैंने जब आपको पढ़ाई है तो उसमें आपने पढ़ा होगा एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी, तो एशियाटिक सोसाइटी की अगर आप बात करें, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है ये किस वर्ष की गई? ये की गई थी 1784। कब की गई है? 1784। और 1784 में किसने की थी? ये की थी आपकी विलियम जोन्स। किसने की? आपके विलियम जोन्स। तो ये भी याद रखेंगे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किसके शासनकाल में की थी? आपका वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में की थी। तो ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित आपके कार्य हैं, ये आपका इसका विवरण हो गया। इसी क्रम में जो आपका नेक्स्ट है, ठीक है, जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल है उसको देखते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समय है 1786 से 1793, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्थायी बंदोबस्त। क्या देख रहे हैं? स्थायी बंदोबस्त। और दूसरा देख रहे हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये पट्टनम है, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। उससे पहले जैसे क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, आपको ये भी याद रखना है कि भारत में पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? पुलिस सेवा, पुलिस सेवा का अगर जनक पूछ रहा है तो पुलिस सेवा का जनक कौन है जी? इसका जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, पुलिस सेवा का जनक। आपसे पूछा जाए भारत में नागरिक सेवा का जनक कौन है? कौन सी सेवा है? नागरिक सेवा। या आप सिविल सेवा का जनक कौन है? नागरिक सेवा का जनक, ठीक है। तो आप याद रखेंगे भारत में नागरिक सेवा का जनक कौन है, इसमें भी आप याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये आपके आ जाते हैं फैक्ट में, आपके क्वेश्चन वन लाइनर में। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे आप देख रहे हैं जी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की अगर बात करें तो भूमि से संबंधित एक आपका ही प्रणाली थी। और स्थायी बंदोबस्त वास्तव में तो जो आपका उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो पूरी वाले जो क्षेत्र इनमें लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था? इसमें आपका जो जमींदार थे, जमींदार को भूमि का मालिक माना गया, और जमींदार को यह शर्त रख दी गई कि जो आपका भूमि, आप जो भी उपज प्राप्त होगी उसका जो 90% भाग है वो आप किसको देंगे? वो देंगे आपका कंपनी को, और 10% भाग आप अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो ये था स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त आप देख लेते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त का जनक अगर आपसे पूछ रहा है, स्थायी बंदोबस्त का जनक, स्थायी बंदोबस्त का जनक,
स्थायी बंदोबस्त का जनक याद रखेंगे कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था, स्थायी बंदोबस्त में जो भूमि की उपज होती थी उसमें 90% जो उपज का भाग है वो किसका होता था, लगभग आपका कंपनी का होता था, और लगभग 10% जो भाग है वो किसका होता था, आपका जमींदार का होता था। किसका होता था, जमींदार का। ठीक है। और जो स्थायी बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त भारत के उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, जिसमें आप कह सकते हैं ये वाला आपका क्षेत्र, एक तो हो जाएगा आपका बंगाल, एक क्या हो जाएगा आपका बिहार, और एक कौन हो जाएगा आपका उड़ीसा। बंगाल, बिहार और क्या हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है। क्या क्या है आज के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इन क्षेत्रों में इसकी शुरुआत की गई, तो याद रखना है। लेकिन कुछ समय के लिए चली और उसके बाद स्थायी बंदोबस्त जो आपका फ्लॉप साबित हुआ। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसे माना गया। ठीक है। तो भूमि का मालिक किसे माना गया, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है तो भूमि का मालिक किसे माना गया है, भूमि का मालिक माना गया आपका जमींदार को। ठीक है। तो ये हो गया आपका स्थायी बंदोबस्त का। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद आप देखते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि की अगर बात करें 1792, पहले भी मैंने जो आपका युद्ध वाली सीरीज बताई है उसमें पढ़ा दिया है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो आपका थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, या आप कह सकते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या कह सकते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ आपका, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ये आपकी संधि हुई है। और संधि कब हुई है जी, संधि हुई है आपके 1792। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 के दौरान ये संधि हुई। और ये संधि आपके एक आपके जो मैसूर का शासक है, मैसूर का शासक कौन है, टीपू सुल्तान। कौन है आपका, मैसूर का शासक आपका टीपू सुल्तान, और किसके मध्य हुई, आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसे बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो इनको याद रखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित आपके क्वेश्चन है। पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, नागरिक सेवा का जनक कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और उसके बाद में श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में किसके शासनकाल में हुई है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का कंप्लीट हो गया। अब आगे इसी क्रम में देखते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं आप लॉर्ड वेलेजली। ठीक है। लॉर्ड वेलेजली का जो आपका समय है ये क्या है, 1798 से 1805। और लॉर्ड वेलेजली में आपने ये भी पढ़ा होगा जब आपने आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़े हैं। ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध, तो जो आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है, कौन सा मैसूर युद्ध है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध तो ये आपका 1799 के दौरान कब हुआ है, 1799। तो इसमें टीपू सुल्तान की हत्या कौन कर देता है, टीपू सुल्तान की हत्या कर देता है कौन, तो टीपू सुल्तान की हत्या कर देगा आपका कौन, तो ये कर देगा लॉर्ड वेलेजली। तो टीपू सुल्तान की हत्या करने के बाद में अपने आप को एक उपाधि देता है और बोलता है बंगाल का टाइगर। तो बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता है, लॉर्ड वेलेजली। उसके बाद में आप याद रखेंगे जो सहायक संधि है। ठीक है। तो सहायक संधि, सहायक संधि में क्या है, इसमें जो आपके प्रांत थे, बड़े बड़े प्रांत थे, तो उन पे जो आपका जो कमाई वाले आपके स्रोत थे वो अपने पास रख लिए अंग्रेजों ने। और उसके बाद जो खर्च वाले स्रोत हैं कि इसमें आप सहमति दें, हमें सहायता दें, वो आपका सहायक संधि आपकी मानी जाती है। तो सहायक संधि में अगर आपसे पूछा जाएगा सहायक संधि, तो बहुत बार क्वेश्चन आया कि सहायक संधि, तो सहायक संधि किसके शासनकाल में शुरू की गई, लॉर्ड वेलेजली। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य आप अक्सर पढ़ते हैं, तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था, आपका हैदराबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन है, हैदराबाद। ठीक है। जो हैदराबाद के निजाम थे तो उन्होंने सबसे पहले आपकी सहायक संधि स्वीकार की थी। इसी क्रम में अगर आप पढ़ें कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को क्रम से लगाएं, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखेंगे इसका कोड HMTAPBS, HMTAPBS, इससे याद रहेगा आपको HMTAPBS। ऐसे क्या बन जाएगा जी, ऐसे बन जाएगा हैदराबाद। क्या बनेगा आपका, हैदराबाद। ठीक है। एम से क्या बन जाएगा, एम से बन जाएगा जी मैसूर। टी से क्या बन जाएगा जी, टी से बन जाएगा आपका तंजौर। ए से क्या बन जाएगा, ए से बन जाएगा जी अवध। पी से क्या बन जाएगा जी, पी से बन जाएगा आपका पेशवा। ठीक है जी। बी से क्या बन जाएगा, बी से बन जाएगा भोसले। और एस से क्या बन जाएगा, एस से बन जाएगा आपका सिंधिया। एस से क्या बनेगा आपका, एस से बन जाएगा आपका सिंधिया। ठीक है। तो आपको याद रखने क्रम के अनुसार ये आपके सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैं। अगर इनके आपके वर्ष पूछ ले
तो इसका याद रखेंगे 1798, इसका याद रखेंगे 1799, ठीक है। इसका भी क्या है 1799, 1799। इसका क्या है, इनका याद रखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 1801, 1802, 1803 और 1800 क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा 4, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना आपका। ये लॉर्ड वेलेजली से जुड़े हुए क्वेश्चन है। चतुर्थांगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी और अपने आप को बंगाल का टाइगर घोषित करा। और उसके बाद में जो सहायक संधि है, सहायक संधि की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई, लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा है, हैदराबाद। और बाकी राज्य आपको क्रम से बता दें, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया। ये लॉर्ड वेलेजली से संबंधित आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट आपका लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं आप, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो 1807 से और कब तक, 1813। इसमें एक क्वेश्चन आपका मोस्ट, और क्वेश्चन क्या है, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि आप देख रहे हैं किस वर्ष है, 1809। तो अमृतसर की संधि आपका याद रखेंगे, एक तरफ कौन है, चार्ल्स मेटाकॉफ, ये अंग्रेजों की तरफ से था, चार्ल्स मेटाकॉफ, चार्ल्स मेटाकॉफ। और एक तरफ आपके कौन है, पंजाब के शासक है महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। एक तरफ कौन है, पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह। तो इन दोनों के मध्य आपकी ये संधि हुई थी। और इसमें कौन सी नदी को बीच की रेखा मान लिया गया, इसमें आपकी एक नदी थी सतलुज नदी। कौन सी नदी है, सतलुज नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, सतलुज नदी। तो सतलुज नदी को आपके बीच की रेखा मान लिया गया। तो आप याद रखें, अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई है, 1809। और किसके मध्य हुई है, चार्ल्स मेटाकॉफ, ये अंग्रेजों की तरफ से थे, ठीक है। और महाराजा रणजीत सिंह जो आपके पंजाब के शासक थे, इनके मध्य हुई। और इसमें कौन सी नदी को बीच की रेखा मान लिया गया, सतलुज नदी को बीच की रेखा मान लिया गया। तो ये क्लियर हो गया आपका लॉर्ड मिंटो से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो आपका समय ये क्या है, 1813 से 1823। और इसमें आप देख रहे होंगे जो क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। तो इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था और भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा, पिंडारियों का दमन किसके शासनकाल में किया गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में किया गया। लेकिन अभी हमें जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है, वो देखने, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर बात करें तो ये भूमि से संबंधित आपकी व्यवस्था है। किससे संबंधित है, भूमि से संबंधित। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो आपका जनक है, आप पढ़ते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक है, एक कौन है, कर्नल रीड, और एक कौन है, थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है, कर्नल रीड, और दूसरा व्यक्ति कौन है, थॉमस मुनरो। ये इस व्यवस्था के जनक कहे जाते हैं। फिर बात आती है जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में इसमें सीधी बात ये थी कि जो इसमें उपज होगी, उपज का जो 50% भाग है वो किसका होगा, वो होगा आपका किसान का, ठीक है। और जो 50% भाग है, 50% भाग किसका होगा, वो होगा आपका कंपनी का। किसका होगा, आपका कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका। तो आपको याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक, जैसे आपने स्थायी बंदोबस्त में पढ़ा है, भूमि का मालिक उसमें कौन था, उसमें था जमींदार, भूमि का मालिक। तो इसमें आप याद रखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था अगर पूछ रहा है भूमि का मालिक कौन था, इसमें भूमि का मालिक था आपका कौन, इसमें था आपका किसान, ठीक है। क्योंकि किसान से सीधा इसमें कॉन्टेक्ट किया गया, तो भूमि का मालिक इसमें किसको माना गया, किसान को, ठीक है। उसके बाद बात आती है जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, ये भारत में कहाँ से शुरू की गई। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये वाला जो आपका क्षेत्र है, इसको आप क्या बोलते थे पहले, इसको बोलते थे जी मद्रास। क्या बोलते थे, मद्रास। तो मद्रास में भी एक आपका जिला था बारामहल। कौन सा जिला था, ये जिला था आपका बारामहल। कौन सा जिला आपका, बारामहल। तो आपको याद रखना है, रैयतवाड़ी व्यवस्था अगर आपसे पूछ रहा है तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ से शुरू की गई, बारामहल जिले से। प्रांत अगर पूछे तो कहाँ से, मद्रास से। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक पूछे तो कर्नल रीड और थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है, भूमि से। भूमि का उपज का 50% भाग किसान का है, 50% भाग किसका है, कंपनी का। और भूमि का मालिक इसमें कौन माना गया, आपका किसान, ठीक है। तो ये कौन सी व्यवस्था है, ये आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स में आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसका महत्वपूर्ण है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का, ठीक है। आगे इसी क्रम में देखते हैं।
नेक्स्ट देख रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या है आपका? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का आप समय देख रहे हैं 1828 से 1835, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपने पढ़ा होगा सती प्रथा का अंत। तो सती प्रथा का जो अंत है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में किया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में किसके सहयोग से हुआ, इसे याद रखेंगे। एक आपके भारत के समाज सुधारक हैं राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। तो ये आ जाता है क्वेश्चन कि सती प्रथा का जो अंत है वो किसके सहयोग से किया गया। अगर सहयोग की बात आए तो आप याद रखेंगे राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत 1829 में किसने किया है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और अगर इसमें सती प्रथा के बारे में अगर आप प्राचीन काल में जाएं कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो एक ऐसा अभिलेख है, कौन सा? आपका ऐरण अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? ऐरण अभिलेख। और इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? इसके रचनाकार माने जाते हैं भानुगुप्त। कौन माने जाते हैं जी? भानुगुप्त, ठीक है। भानुगुप्त। तो गुप्त वंश आपने पढ़ा होगा, उसी के एक शासक हैं भानुगुप्त। तो भानुगुप्त इसके रचनाकार माने जाते हैं, ठीक है। तो ये सती प्रथा का आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में इसी के शासनकाल में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1833 चार्टर एक्ट आया। 1833 चार्टर एक्ट। और इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ? इस एक्ट के माध्यम से कर दिया गया कि अभी तक जो आपका पद चला आ रहा था वो वैसे तो भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर आपका शासन कर रहा था, लेकिन इसका नाम क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था इसे आपका बदल दिया गया और इसके स्थान पर एक नया पद बनाया गया। ये पद बनाया गया भारत का गवर्नर जनरल। क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, भारत का गवर्नर जनरल पद बनाया गया। और इसके तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? इसके तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित आपके प्रश्न है, ठीक है। एक सती प्रथा का अंत और एक याद रखेंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। आगे इसी क्रम में देखते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं जी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है आप देख रहे हैं इसमें क्या है? चार्ल्स मेटाकाफ। कौन है आपका? चार्ल्स मेटाकाफ। तो चार्ल्स मेटाकाफ में आप पढ़ रहे हैं चार्ल्स मेटाकाफ का जो समय 1835 से और क्या है आपका 1836। क्या है समय? 1835 से 1836। तो इसमें केवल ये क्वेश्चन आता है कि प्रेस मुक्तिदाता, प्रेस मुक्तिदाता किसे बोलते हैं? तो प्रेस मुक्तिदाता किसे बोलते हैं? चार्ल्स मेटाकाफ। क्योंकि इसमें जो भारतीय प्रेस थे या समाचार पत्र पत्रिका आपके छपते थे तो उसमें आपकी बहुत सारी इसमें छूट दे दी गई और इसी कारण इसे बोला जाता है कि प्रेस मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो याद रखेंगे चार्ल्स मेटाकाफ। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड एलनबरो। और लॉर्ड एलनबरो का समय 1842 से 1844। समय याद करना कोई आपका महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो आपके 1900 के बाद वाले जितने भी आपके गवर्नर जनरल या वायसराय हैं उनके आप सबको याद रखेंगे समय, ठीक है। क्योंकि कोई भी घटना आ जाती है सुमेलित करने के लिए, जैसे चंपारण आंदोलन आ गया तो आपको ये जरूर नहीं है कि हाँ जी इसके शासनकाल में घटित हुआ, लेकिन अगर आपको याद है चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप मिलान कर लेंगे कि 1917 में कौन था, ठीक है। तो इनको आप ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। तो 1917 की अगर बात करें जैसे लॉर्ड चैम्सफोर्ड पढ़ेंगे तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड आपने पढ़ा होगा 1916 से 1921। तो 1917 उसके शासनकाल में आ जाएगा, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग पढ़ेंगे 1921 से 1926। तो आपसे जैसे पूछ लिया जाए कि जो आपका चोरा चोरी कांड है वो किसके शासनकाल में घटित हुआ, तो अगर इनको आपके कार्यकाल याद हैं तो आप इस तरीके से उनको सुमेलित कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दास प्रथा का अंत, ठीक है। दास प्रथा, तो दास प्रथा का जो अंत है, दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत 1843 में कब किया गया? आपका 1843 में। और किसने किया है? ये क्या था आपका? लॉर्ड एलनबरो। किसने किया जी? लॉर्ड एलनबरो। तो आधुनिक भारत की अगर पूछे कि दास प्रथा का अंत 1843 में किसने किया है? लॉर्ड एलनबरो। और अगर आप इसमें थोड़ा सा मध्यकालीन में जाएं तो आप जब एक शासक पढ़ते हैं अकबर, ठीक है। क्या शासक पढ़ते हैं? अकबर। तो अकबर के द्वारा भी दास प्रथा का अंत किया गया। और वर्ष पूछ लेते हैं अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया था? तो याद रखेंगे 1562। अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया? 1562। तो दास प्रथा से संबंधित आपके दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया लॉर्ड एलनबरो का आपका कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में।
नेक्स्ट आगे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, क्या है जी, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, क्या है समय, 1848 से 1856। इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, और इंग्लिश में आपको बोल देते हैं इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसको याद रखेंगे किस, क्या बोले इंग्लिश में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। इसको एक और नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं गोद निषेध नीति। क्या बोलते हैं इसको, गोद निषेध नीति, ठीक है। गोद निषेध नीति भी इसको बोला जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी को कहते हैं, राज्य हड़प नीति भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या था, तो इस समय लॉर्ड डलहौजी के समय में जो भी आपकी रियासतें थीं या जो शासक थे आपके प्रांतों के, तो उसमें जो छोटी छोटी रियासतें या जो बड़े शासक थे उन सभी के लिए एक आपकी घोषणा कर दी गई। तो जिन शासकों के वास्तव में उत्तराधिकारी नहीं है, पुत्र नहीं है, तो वो जो आपका शासन है या जो वो क्षेत्र है वो आपका भारत में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये घोषणा कर दी लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा घोषणा करने के बाद में, तो उसके बाद में कौन कौन से जो क्षेत्र हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं वो हम क्रम से देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं गोद निषेध नीति, यानी कोई भी गोद लेकर के कोई भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेगा। तो राज्य हड़प नीति की बात करें, आपका एक क्वेश्चन आता है कि राज्य हड़प नीति स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य, स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य अगर आपसे पूछ रहा है, स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य, प्रथम राज्य, तो आपने पढ़ा होगा सतारा। कौन है जी, सतारा। और सतारा कहाँ पड़ता है, सतारा पड़ता आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता आपका, महाराष्ट्र में। तो राज्य हड़प नीति स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन है, सतारा। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। उसके बाद में राज्य हड़प नीति स्वीकार करने वाले जो आपके अन्य राज्य हैं उन्हें देख लेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने एक कोड बना रखा है, ये कोड आपका JSBUJN, क्या है आपका, JSBUJN। यहाँ से आपको याद रहेगा, ठीक है। तो पहला वाला अगर आप याद रखेंगे कौन है, सतारा, महाराष्ट्र, ठीक है। अब देखते हैं जी जे क्या है, ठीक है। तो जे से अगर आपसे पूछ रहा है, जे से बन जाएगा आपका जैतपुर। क्या बन जाएगा, जैतपुर। एस से क्या बन जाएगा, एस से बन जाएगा संभलपुर। एस से क्या बनेगा आपका, संभलपुर। बी से क्या बन जाएगा आपका, बघाट। बी से बन जाएगा बघाट। यू से क्या बन जाएगा आपका, उदयपुर। जे से क्या बन जाएगा आपका, झांसी, झांसी। और एन से क्या बन जाएगा आपका, नागपुर। क्या बन जाएगा जी, नागपुर, ठीक है। तो ये क्रम से याद रखेंगे। सबसे पहला अगर पूछ रहा है तो सबसे पहला सतारा, महाराष्ट्र, ठीक है। और आपसे पूछे कि बाद में जो क्रम वाले हैं तो क्रम वालों को याद रखेंगे, JSBUJN, ठीक है। इससे याद रहेगा। जे से क्या बन जाएगा, जैतपुर। एस से संबलपुर। बी से बघाट। यू से उदयपुर। जे से क्या बन जाएगा, झांसी। एन से क्या बन जाएगा आपका, नागपुर। एक क्वेश्चन जो इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि राज्य हड़प नीति के अंतर्गत ऐसा कौन सा राज्य क्षेत्र था जिस पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे भारत में शामिल कर लिया था, ठीक है। तो ऐसे अगर क्षेत्र की बात करें, ऐसा क्षेत्र था आपका अवध। कौन सा था आपका, अवध। तो अवध का जो शासक था यहाँ पे इस समय वो था आपका वाजिद अली शाह। कौन था शासक, वाजिद अली शाह। शासक कौन था जी, वाजिद अली शाह। तो राज्य हड़प नीति के अंतर्गत वाजिद अली शाह, या आप कह सकते हैं जो अवध है, अवध पर कैसा आरोप लगा दिया, इसका उत्तराधिकारी भी था लेकिन इस पर एक अलग सी रणनीति अपना दी और इसे बोल दिया कि आप जो शासन है अच्छी तरीके से नहीं चला रहे हैं, तो आपका कुशासन का आरोप लगा दिया। और कुशासन का आरोप लगाने के बाद में वाजिद अली शाह को, ठीक है, यहाँ से आपका अवध से निर्वासित किया और अवध से निर्वासित करके कहाँ भेज दिया, कोलकाता, ठीक है। कहाँ भेज दिया जी, कोलकाता। और कोलकाता भेजने के दौरान उनसे कह दिया कि आपको 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी। कितने लाख रुपए, 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन आपको दी जाएगी, ठीक है। लेकिन आप जो अवध है, अवध क्षेत्र का जो है ये हमारे आपके अधिकार क्षेत्र में रहेगा। तो आपको याद रखना, फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि राज्य हड़प नीति के अंतर्गत ऐसा कौन सा राज्य था जिस पर आपका कुशासन का आरोप लगा दिया, अवध। अवध का शासक कौन है, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को निर्वासित कर कहाँ भेज दिया गया, तो इसको निर्वासित कर कोलकाता भेज दिया गया। कितने लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी, 12 लाख रुपए की, ठीक है।
तो ये आपके जुड़े हुए क्वेश्चन है किससे, राज्य हड़प नीति से, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि राज्य हड़प नीति का जनक कौन है, जनक कौन है, लॉर्ड डलहौजी, है से हौजी, है से हड़प, तो बन जाएगा राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट आप देख रहे हैं जी, भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी का परिचालन, ठीक है। क्या देख रहे हैं, भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी का परिचालन, और इसका समय क्या देख रहे हैं, इसका समय देख रहे हैं 1853, ठीक है। तो भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी का जो परिचालन है आप सब जानते हैं। तो भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी का जो परिचालन है ये 16 अप्रैल 1853 में किया गया। 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 में 2 स्थानों के बीच आपकी रेलगाड़ी चलाई गई। कितने स्थानों के बीच, 2 स्थानों के बीच, ठीक है। तो ये चली थी आपकी मुंबई, और मुंबई से और किसके बीच चलाई गई है, मुंबई से चलाई गई आपकी ठाणे के बीच। किसके बीच चलाई गई, मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है। दोनों स्थान महाराष्ट्र में पड़ते हैं। और मुंबई से ठाणे के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी आपकी, 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर थी, 34 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ठाणे के बीच मुंबई से चलाएगी। अब मुंबई में भी अगर स्थान पूछ ले कि मुंबई में कहाँ से चली, धारावी से चली, अधेरी से चली, या विक्टोरिया टर्मिनल से चली, कहाँ से चली, अगर आपसे पूछ रहा है मुंबई में भी स्थान, तो आप याद रखेंगे मुंबई में भी कहाँ से चलिए, बोरी बंदर से। कहाँ से चलिए, बोरी बंदर, बोरी बंदर मुंबई से चलिए, और किस स्थान के बीच गई आपकी, ठाणे के बीच। कितने किलोमीटर चलिए, 34 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन आता है इसी में, जो आपकी ये वाली ट्रेन है इसे हमने क्या नाम दिया था, तो इसे हमने नाम दिया था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम दिया था, ब्लैक ब्यूटी। इस ट्रेन को किस नाम से जाना गया, ब्लैक ब्यूटी के नाम से इस ट्रेन को जाना गया, ठीक है। उसके बाद जैसे अलग से अगर आपसे पूछा जाए इस ट्रेन को खींचने के लिए कितने इंजनों का प्रयोग किया गया, तो इसको खींचने के लिए 3 इंजन प्रयोग किए गए। एक आपका प्रयोग किया गया साहिब, एक था सिंधु, और एक कौन था आपका, सुल्तान। एक था आपका साहिब, एक कौन था आपका, सिंधु, और एक कौन था आपका, सुल्तान, ठीक है। तो याद रखेंगे इससे संबंधित फैक्ट। तो भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी का जो परिचालन है 1853 में किया गया। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 16 अप्रैल 1853 में चली है। और किन 2 स्थानों के बीच चली है जी आपकी, मुंबई से ठाणे। किन 2 स्थानों के बीच चली है, मुंबई से ठाणे के बीच चली है। कितने किलोमीटर चली है, 34 किलोमीटर चली है, ठीक है। तो इस ट्रेन को किस नाम दिया, हमने तो क्या नाम दिया इसे, ब्लैक ब्यूटी। और उसके बाद में आपसे पूछा जाए कितने इंजन प्रयोग किए गए, 3, साहिब, सिंधु और सुल्तान, ठीक है। तो आपका याद रखना है भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी का परिचालन 1853, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। आगे क्रम में आप देख रहे हैं भारत में प्रथम बार मालगाड़ी का परिचालन। तो इसमें थोड़ा सा विवाद है क्वेश्चन में। बहुत सारी जो बुक है वो रिकमेंड करते हैं 1837 में आपका परिचालन हो गया था, ठीक है, मद्रास में। लेकिन अगर इसकी बात करें आपसे कि प्रथम बार मालगाड़ी का जो परिचालन है 1851, तो 1851 की अगर आपसे बात कर रहा है बेसिकली, तो इसमें आप याद रखेंगे ये उत्तराखंड में किया गया था, ठीक है। उत्तराखंड में आपका जो रुड़की है, रुड़की आपका एक स्थान पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका प्रथम बार मालगाड़ी का परिचालन किया गया 1851 में। लेकिन इस पर आपका विवाद बना रहता है क्वेश्चन। अगर 1851 में ही आ रहा है तो आप लॉर्ड डलहौजी करना है, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाक विभाग की स्थापना, ठीक है। तो डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई, 1854 में की गई। किसके शासनकाल में की गई, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में की गई। आगे बढ़ते हैं जी। सार्वजनिक निर्माण विभाग क्या है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, या क्या बोल देते हैं, PWD। तो PWD की जो स्थापना है ये 1854 में की गई। और 1854 में किसके शासनकाल में की गई है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आपका की गई है, ठीक है। इसी में देख रहे हैं भारत में प्रथम बार टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत, तो ये 1851 में हुई। और 1851 में अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है एक स्थान था आपका कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता से, ठीक है, कोलकाता के ही निकट पड़ता है डायमंड हार्बर, ठीक है, डायमंड हार्बर। तो भारत में प्रथम बार टेलीग्राफ लाइन की जो शुरुआत है तो आप याद रखेंगे 1851 में। और 1851 में कहाँ से कहाँ तक आपका, कोलकाता से और डायमंड हार्बर के बीच।
तो ये ध्यान रखना आपका लॉर्ड डलहौजी का ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट आप देख रहे हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्या है आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जो समय है ये क्या है 1856 से 1862। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है आपके। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। तो आप देख रहे हैं पहले 1857 का विद्रोह, तो इसके ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं। 1857 का विद्रोह, तो 1857 के विद्रोह की अगर बात करें तो इसका जो प्रमुख कारण है, इसका कारण था गाय और सुअर। ठीक है, गाय और सुअर की चर्बी लगे जो आपके कारतूस थे, ठीक है, इसका प्रयोग करना था। गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस, तो ये इसका प्रमुख कारण था। अब इस समय हुआ क्या था, इस समय आपका इनफील्ड राइफल का प्रचलन हुआ, और इनफील्ड राइफल में क्या है कि जो सस्ते दर पर आपको मिल जाए, तो इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस का आपका प्रयोग किया गया। और उसके बाद में 1857 के अगर विद्रोह की बात करें, जो आपका बैरकपुर छावनी है, कौन सी छावनी है, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी की अगर बात करें, ये कहाँ पड़ती है आपकी, पश्चिम बंगाल। कहाँ पड़ती है, पश्चिम बंगाल में पड़ती है बैरकपुर छावनी। इसी में एक रेजिमेंट थी, और ये रेजिमेंट थी 34वीं रेजिमेंट। कौन सी रेजिमेंट थी, 34वीं रेजिमेंट। और 34वीं रेजिमेंट में भी एक सिपाही थे आपके क्रांतिकारी, और इनका नाम था क्या, मंगल पांडे। क्या नाम था, मंगल पांडे। ठीक है, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही कौन है, मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने इसका विरोध किया, और बहुत सारे जो साथी वो अपनी तरफ मिलाए। और उसके बाद में विरोध करने के दौरान 29 मार्च 1857, ठीक है, 29 मार्च 1857, तो आपका एक मेजर थे, मेजर हडसन। कौन आपके, मेजर हडसन, या हुरसन भी बोल देते हैं। मेजर हडसन की गोली मारकर हत्या कर दी। किसने कर दी, मंगल पांडे ने। और उसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार किया, और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857, कब है जी, 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1857 का विद्रोह ये अलग है, और 1857 की क्रांति अलग है। एक बार पुनः देख लेते हैं। 1857 का अगर आपसे विद्रोह पूछ रहा है, तो 1857 का विद्रोह कारण क्या है, गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना। ठीक है, 1857 का विद्रोह कहाँ से किया गया, ये किया गया बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 1857 का विद्रोह बैरकपुर छावनी में कौन सी रेजिमेंट ने किया था, 34वीं रेजिमेंट। 34वीं रेजिमेंट का भी सिपाही कौन था, वो था आपका मंगल पांडे। मंगल पांडे ने किसकी गोली मारकर हत्या कर दी, 29 मार्च 1857 को मेजर हडसन की गोली मारकर हत्या कर दी। और उसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार करके 8 अप्रैल आपका 1857 फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, तो ये 1857 का विद्रोह। उसके बाद में जो भी आपकी देशी रियासतें थीं, या उस समय के जो आपके राजा थे, तो उन सभी ने एक योजना बनाई, और इस योजना को नाम दिया कि सभी का जो आपके ब्रिटिश सरकार है उसका आपका विरोध करना है। और उस योजना को नाम दिया 1857 की क्रांति। क्या नाम दिया जी, 1857 की क्रांति। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में आप देखेंगे, 1857 की अगर क्रांति आपसे पूछ रहा है, तो आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति, तो ये आपका कब शुरू की गई, ये शुरू की गई 10 मई 1857। कब शुरू की गई है जी, 10 मई 1857। अब आते हैं जी 1857 की क्रांति में। अगर आपसे पूछ रहा है 1857 की क्रांति की शुरुआत, ठीक है, तो शुरुआत अगर आपसे पूछे तो आप याद रखेंगे 10 मई 1857। क्या है शुरुआत, 10 मई 1857। 10 मई 1857 को जो शुरुआत है ये कहाँ से की गई आपकी, ये की गई थी मेरठ से। कहाँ से की गई थी, मेरठ से। तो मेरठ से दो व्यक्ति का इनका योगदान माना जाता है। एक कौन है, कदम सिंह, और दूसरे कौन है, दूसरे हैं धन सिंह गुर्जर। दूसरे कौन है आपके, धन सिंह गुर्जर। ठीक है, तो जो मेरठ है, मेरठ के कोतवाल थे धन सिंह गुर्जर, तो इन्होंने 10 मई 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। और कहाँ से बजा दिया बिगुल, आपका मेरठ से। तो क्वेश्चन आ जाता है कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई, आपकी मेरठ से। कदम सिंह और धन सिंह गुर्जर ने इसकी शुरुआत कर दी। उसके बाद में ये अपना यहाँ से जितने भी आपके सैनिक थे कि जो क्रांति का आपका नेतृत्व कर रहे थे, वो 12 मई 1857 को दिल्ली पहुँच गए। और दिल्ली पहुँचने के बाद में जो उस समय आपके मुगल वंश के सम्राट थे बहादुर शाह जफर, उनको अपना सम्राट घोषित कर दिया कि अब जो क्रांति का नेतृत्व है वो आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसी क्रांति के दौरान, ठीक है, तो
यहीं पे अगर बात करें दिल्ली की, ठीक है, तो दिल्ली में जो नेतृत्व है, तो आपने पढ़ा है अंतिम मुगल सम्राट कौन है? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल सम्राट हैं इस समय के दौरान। या अगर आपसे पूछ रहे 1857 की क्रांति के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश सेना के द्वारा आपका गिरफ्तार किया गया। फिर पूछ लेते हैं कि कहाँ से गिरफ्तार किया गया बहादुर शाह जफर को? बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया हुमायूं के मकबरे से। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? हुमायूं के मकबरे से, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर? आपका दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे दिल्ली से गिरफ्तार करके और दिल्ली से यहाँ से उठाया और फिर आपका कहाँ ले गए? इन्हें ले गए आपके रंगून। कहाँ ले गए? रंगून, ठीक है। तो आपको याद रखना है रंगून किसकी कैपिटल थी? ये थी बर्मा। बर्मा को वर्तमान में क्या बोलते हैं? म्यांमार। तो आपको याद रखना है 1857 की क्रांति के दौरान जो आपके मुगल वंश के अंतिम सम्राट थे बहादुर शाह जफर, इनको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? इन्हें भेज दिया गया आपका रंगून, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है पहला वाला, ठीक है। उसके बाद में जो 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है, जैसे झांसी अगर आपसे पूछे झांसी में किसने किया, कानपुर में किसने किया, ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो ये शुरुआत हो गया, बहादुर शाह जफर से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप याद रखेंगे 1857 क्रांति में एक तो आप लिखेंगे जी स्थान, मतलब किस स्थान पे हुई है। उस समय क्रांतिकारी नेता, भारत का क्रांतिकारी नेता कौन है जिसका नेतृत्व कर रहा है? क्रांतिकारी नेता। और अंग्रेज गवर्नर कौन है? विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज गवर्नर। अंग्रेज गवर्नर, ठीक है। इन पे आपको तीन पे फोकस करना है, स्थान, क्रांतिकारी नेता और अंग्रेज गवर्नर। स्थान की अगर बात करें, ठीक है, तो दिल्ली में आप देखते हैं दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में कौन है? दिल्ली में है बहादुर शाह जफर। कौन है दिल्ली में? बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो क्रांतिकारी नेता देख लेते हैं बहादुर शाह जफर और आपका जो कदम सिंह। उसके बाद आप बात करते हैं जी कानपुर, ठीक है, कानपुर। तो यहाँ से शब्द निकाल लेंगे कानपुर ना, यहाँ से निकल जाएगा कानपुर ना, तो यहाँ से बन जाएगा नाना साहब। नाना साहब कौन है जी? नाना साहब, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से उसके बाद अगर आपसे पूछे बरेली, बरेली में कौन था जी? बरेली में थे खान बहादुर खान। ये टेबल बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी, खान बहादुर खान। बरेली में कौन है? खान बहादुर खान, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे जी लखनऊ, लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लखनऊ में आप याद रखेंगे बेगम हजरत महल। लखनऊ में कौन है? बेगम हजरत महल, ठीक है। आपसे पूछा जाए जी इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में आपसे पूछ रहा है कि इलाहाबाद में कौन है? तो इसमें आप याद रखेंगे जगदीश। इलाहाबाद में कौन है? जगदीश सिंह, ठीक है। इलाहाबाद में कौन है? इलाहाबाद में आप याद रखेंगे जगदीश सिंह, जगदीश सिंह, ठीक है। उसके बाद आप याद रखेंगे इलाहाबाद का हो गया जगदीश सिंह। आपसे पूछे जी बिहार में, बिहार, बिहार में अगर आपसे पूछ रहा है बिहार में कौन है? कुंवर सिंह। बिहार में कौन है आपका? कुंवर सिंह। बिहार में कौन है जी आपके? कुंवर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आप देखते हैं और उसके बाद देखेंगे अंग्रेज गवर्नर कौन है? कौन है अंग्रेज गवर्नर, ठीक है। तो आपका अगर पूछ रहा है कि बहादुर शाह जफर जो इसमें इस समय कौन था दिल्ली में आपके अंग्रेज गवर्नर कौन है? तो इसमें आप याद रखेंगे इसमें थे निकलसन हडसन, निकलसन हडसन, ठीक है। दिल्ली में आप याद रखेंगे निकलसन हडसन। कानपुर में आपसे पूछा जाए कानपुर में कौन है? कार्लिन कैंपबेल। तो याद रखेंगे कैंपबेल, ठीक है, कैंपबेल। एक सेकेंड, तो आप याद रखेंगे क्या था आपका? कार्लिन कैंपबेल। तो ऐसे लिखेंगे कैंपबेल, कैंपबेल, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है बरेली, बरेली में भी कौन है? कैंपबेल। आपसे पूछे लखनऊ, लखनऊ में भी कौन है आपका? कैंपबेल, ठीक है। इलाहाबाद में, इलाहाबाद में आप याद रखेंगे इलाहाबाद में थे आपके कौन? कर्नल नील। कौन आपके? कर्नल नील। इलाहाबाद में कौन है?
कर्नल नील, ठीक है। उसके बाद में आप याद रखेंगे जो बिहार है, बिहार में कौन है आपके, कुंवर सिंह, बिहार में कौन है, कुंवर सिंह, ठीक है। ये आपके क्रांतिकारी नेता हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि वैसे जो आपके अंग्रेज गवर्नर कौन है, विलियम टेलर व विंसेंट अय्यर, कौन है जी, विलियम टेलर व विंसेंट अय्यर, विलियम टेलर और कौन है, विंसेंट अय्यर, कौन है, विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर, ठीक है। इसमें एक में आप थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में आप याद रखेंगे, इलाहाबाद का अगर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें आप याद रखना है जगदीश सिंह, इसमें से यहाँ से हटाएंगे। और इलाहाबाद में आप याद रखेंगे इसमें था आपका लियाकत अली, कौन है इलाहाबाद में, लियाकत अली, ठीक है। इसे थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, इलाहाबाद का क्या है, लियाकत अली। एक बार पुनः देख लेंगे जरा, अगर आपसे दिल्ली से पूछ रहा है, दिल्ली, दिल्ली में आपके क्रांतिकारी नेता कौन है, बहादुर शाह जफर, दिल्ली में क्रांतिकारी नेता कौन है आपके, बहादुर शाह जफर। कानपुर में अगर पूछ रहा है कौन है, नाना साहब। बरेली में कौन है जी, खान बहादुर खान। नेक्स्ट आपसे पूछे लखनऊ में कौन है, लखनऊ में कौन है, बेगम हजरत महल, कौन है लखनऊ में, बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में कौन है, इलाहाबाद में लियाकत अली। आपसे पूछा जाएगा जी बिहार में, बिहार में कौन है आपका, कुंवर सिंह, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ रहा है अंग्रेज गवर्नर, अगर दिल्ली में पूछे तो कौन है, निकलसन हडसन। कानपुर में पूछे तो कौन है, कैंपबेल है। आपसे पूछे बरेली में भी कौन है, कैंपबेल। लखनऊ में भी कौन है, कैंपबेल। इलाहाबाद में कौन है, कर्नल नील। आपके बाद उसके बाद इलाहाबाद हो गया, कर्नल नील। उसके बाद है आपका कि बिहार में कौन है, विलियम टेलर और कौन है, विंसेंट अय्यर। एक और आप याद रखेंगे जो मोस्ट है, ठीक है, आप पढ़ते हैं जी झांसी, झांसी, ठीक है। और झांसी में आप याद रखेंगे रानी लक्ष्मीबाई, कौन है, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी आप याद रखेंगे रानी लक्ष्मीबाई। और यहाँ पे आपके अंग्रेज गवर्नर कौन है, अंग्रेज गवर्नर याद रखेंगे जनरल ह्यूरोज, कौन है, जनरल ह्यूरोज। अंग्रेज गवर्नर कौन है जी आपके, जनरल ह्यूरोज। तो आपको ये याद रखनी है टेबल, 1857 की क्रांति से संबंधित कि कौन कौन से आपके नेता थे, कौन कौन अंग्रेज गवर्नर है, ये सब मैंने आपके सामने लिख दिए, ठीक है। ये आपके सब क्रांतिकारी नेता हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे इसी में जैसे 1857 क्रांति से और पूछ लेते हैं, 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति से अगर आपसे इसमें पूछा जाए तो ये आपका टेबल का पूरा हुआ, ठीक है। तो टेबल से आप इतना याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन टेबल से महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन और आपके पूछ ले जाते हैं, जैसे नाना साहब आप देख रहे हैं, नाना साहब, तो क्वेश्चन आता है जो नाना साहब है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। तो नाना साहब का जो वास्तविक नाम है वो क्या था, दोहंदू पंत, क्या था आपका, दोहंदू पंत, याद रखेंगे नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, दोहंदू पंत। उसके बाद में आपसे भी पूछ सकता है कि नाना साहब का जो चीफ कमांडर था या जो सेनापति था वो कौन था, तो इसको भी आप नाम याद रखेंगे, तात्या टोपे, कौन था जी, तात्या टोपे, याद रखना है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तात्या टोपे, ठीक है। फिर बाद में तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया और एमपी में एक स्थान पड़ता है शिवपुरी, कौन सा स्थान है, शिवपुरी। और शिवपुरी कहाँ पर पड़ता है, एमपी में, यहाँ पर उसे फांसी दे दी गई थी, तो याद रखेंगे। ये टेबल का हो गया। 1-2 फैक्ट वाले क्वेश्चन और हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। टेबल आप ध्यान रखेंगे। फैक्ट वाले क्वेश्चन ये भी जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति क्यों असफल रही, असफल इसलिए रही क्योंकि अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय पर आपकी ये प्रारंभ हुई थी, इसलिए आपका ये असफल रही, ठीक है। उसके बाद में 1857 से और क्या क्वेश्चन आता है कि 1857 एक क्रांति का युग, 2 पुस्तक हैं आपकी। एक तो क्वेश्चन है 1857 एक क्रांति का युग, 1857 एक क्रांति का युग, पुस्तक के लेखक कौन है। अगर ये पूछ रहा है 1857 एक क्रांति का युग, तो इसमें आप याद रखेंगे एस.एन. सेन, कौन है इसके पुस्तक के लेखक, एस.एन. सेन। आपसे पूछा जाएगा जी 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसमें आप याद रखेंगे वी.डी. सावरकर, कौन है इसके लेखक, वी.डी. सावरकर, ठीक है। तो याद ध्यान रखना आपको 1857 की क्रांति का आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और 1857 का विद्रोह ये कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन आपका ये भी फैक्ट वाला है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, तो इसमें आप याद रखेंगे कमल का फूल और क्या था आपका, रोटी,
कमल का फूल व रोटी, ये 1857 की क्रांति जो थी इसका प्रतीक था। ठीक है, ये 1857 के सब फैक्ट आपके कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं जी इसी क्रम में। नेक्स्ट आप देख रहे हैं 1858 अधिनियम। तो 1857 की क्रांति के दौरान जो गवर्नर जनरल पद था पूरी तरीके से फेल साबित हुआ। ठीक है, सही तरीके से नियंत्रण नहीं कर पाया, तो इसलिए फिर क्या हुआ, एक आपका नया पद बनाया गया। तो 1858 अधिनियम में ये भारत में आया 1858 में। इसमें दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। दो महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? एक तो कार्य ये है जी, जो आपका गवर्नर जनरल पद था, कौन सा पद है आपका? गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। तो जो गवर्नर जनरल पद है इसे समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नया पद बनाया गया और इस पद को क्या बोलते हैं? वायसराय। क्या बोलते हैं जी? वायसराय। आपसे पूछ सकते हैं वायसराय कौन था? तो जो रानी का प्रतिनिधि था वो क्या कहलाता था? आपका वायसराय। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा तो भारत का प्रथम वायसराय किसको बनाया गया? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन बनाए? लॉर्ड कैनिंग। कौन बनाया जी? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्योंकि 1857 में भी यही था, फिर 1862 तक आप इसका कार्यकाल देख रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी 1858 अधिनियम में क्या हुआ, जो मुगल वंश आपका चल रहा था, कौन सा वंश चल रहा था? मुगल वंश। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है किस अधिनियम के माध्यम से मुगल वंश का आधिकारिक रूप से अंत कर दिया गया? तो इस अधिनियम के माध्यम से मुगल वंश का अंत कर दिया गया। ठीक है, तो 1858 अधिनियम, ये दो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, इतना आप याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड मेयो। ठीक है, क्या है? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो आप देख रहे हैं समय क्या है? 1869 से 1872। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं प्रथम बार जनगणना। तो आप पढ़ते हैं कि प्रथम बार जनगणना ये 1872 में हुई और 1872 में किसके शासनकाल में हुई है? 1872 में हुई है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो ऐसे ही याद रखना आपको कि भारत में प्रथम बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई है? लॉर्ड मेयो। ठीक है, बस लॉर्ड मेयो में इतना ही ध्यान रखेंगे। आगे फिर जब जनगणना के बारे में पढ़ेंगे लॉर्ड रिपन 1881 में, तो वो नियमित जनगणना है। नियमित इसलिए क्योंकि उससे फिर आपके प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। आगे पढ़ेंगे जनगणना वाले जो फैक्ट हैं, इसमें आपको केवल इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन का जो समय 1876 से 1880। ठीक है, 1876 से और क्या है? 1880। और इसमें आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में किसके शासनकाल में आया? लॉर्ड लिटन के समय में, यानी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया। और इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ? इस एक्ट के माध्यम से जो भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र थे, भारतीय भाषा, ठीक है, कोई भी भारतीय भाषा हो, भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाओं पर रोक लगा दी। भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र और क्या थे आपकी पत्रिका, इन पर आपका रोक लगा दी गई। किसके माध्यम से? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से इन पर आपका रोक लगा दी गई। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। इसी दौरान दूसरा देखते हैं भारतीय शस्त्र अधिनियम। ये भी किस वर्ष आया? 1878। इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ? इस एक्ट के माध्यम से हुआ कि जैसे कोई भी भारतीय व्यक्ति है, अगर उसके पास उस जो भी आपका शस्त्र ले रखा है, ठीक है, उसके पास अगर उसका कोई लाइसेंस नहीं है, तो उस व्यक्ति को आपका शस्त्र रखने के अपराध में, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको आपका अपराध को, मतलब जो आपका भारतीय शस्त्र अधिनियम के माध्यम से, ठीक है, तो उस व्यक्ति को आपका शस्त्र रखने के अपराध में, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसे आपका अपराधी घोषित करके और उसे जेल में डाला जा सकता था। ठीक है, तो ये हो गया भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। उसके बाद में प्रथम दिल्ली दरबार। तो प्रथम दिल्ली दरबार आप याद रखेंगे 1877 में आपका आयोजित किया गया और किसके शासनकाल में आयोजित हुआ है? लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन में आपको इतना ही याद रखना है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, भारतीय शस्त्र अधिनियम और उसके बाद में क्या है? प्रथम दिल्ली दरबार। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का समय देख रहे हैं 1880 से 1884। क्या है लॉर्ड रिपन का समय? 1880 से 1884, ध्यान रखना है। इसमें कई सारे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है प्रथम बार नियमित जनगणना। ठीक है, प्रथम बार नियमित जनगणना। तो प्रथम बार नियमित जनगणना किस वर्ष हुई है आपके? 1881।
1881 में किसके शासनकाल में की गई? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई। फिर उसके बाद अगर आप जनगणना से संबंधित, जैसे जनगणना, ठीक है, जनगणना अगर आपसे पूछ लिया जाए जनगणना किस सूची का विषय है, तो आप याद रखेंगे जनगणना कौन सी सूची का विषय है? ये आपकी केंद्र सूची का विषय। कौन सी सूची का विषय है? केंद्र सूची का विषय, ठीक है। लेकिन अगर यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए जनसंख्या नियंत्रण, कौन सा आपका? जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण कौन सी सूची का विषय है? तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय। कौन सी सूची का विषय है जी? समवर्ती सूची का विषय है जनसंख्या नियंत्रण। फिर आपसे पूछा जाएगा प्रथम जनगणना कब हुई है? 1881 में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछते हैं जनगणना से दो और आपके क्वेश्चन बनते हैं जनगणना से, ठीक है। एक तो क्वेश्चन आता है कि महाविस्फोटक दशक किसे कहा जाता है, ठीक है, महाविस्फोटक दशक। और उसके बाद बोलते हैं जी महान विभाजक दशक किसे कहा जाता है? महान विभाजक दशक किसे कहा जाता है? तो महाविस्फोटक दशक इसलिए क्योंकि इन 10 वर्षों के दौरान अभी तक जितनी भी जनगणना हुई है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। और महाविस्फोटक अगर दशक की बात करें तो यह है 1961 से और 1971 के बीच का समय, ठीक है। इस दौरान अगर आप जनसंख्या की बात करें तो लगभग 24.80% आपकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है इस दौरान, ठीक है। और महान विभाजक दशक की बात करें तो ये समय है 1911 से 1921 के बीच का, ठीक है। यह एकमात्र ऐसा आपका जनसंख्या जो भी हमने जनगणना की है तो जनगणना का ऐसा दशक है जिसमें जनसंख्या आपकी घटी है, ठीक है। बाकी जितने भी आपके दशक हैं उनमें सब में आपकी वृद्धि दर्ज की गई, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो महान विभाजक दशक पूछ रहा है 1911 से 1921, और महाविस्फोटक दशक अगर पूछे 1961 से 1971। अगर आपसे पूछ लिया जाए महान विस्फोटक वर्ष, ठीक है, अगर वर्ष पूछे तो वर्ष आप याद रखेंगे, वर्ष हो जाएगा पहले वाले में हो जाएगा 1971। और महान विभाजक अगर आपसे वर्ष पूछ रहा है, महान विभाजक वर्ष, ठीक है, महान विभाजक वर्ष पूछे तो आप इसमें याद रखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा आपका 1921, ठीक है। तो जनगणना से इतना भी आप याद रखेंगे, ये तो आपको याद है ही है। ये प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में की गई। उससे पहले प्रथम जनगणना अगर सिंपल पूछ ले तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना आपकी कौन सी सूची का विषय है? ये केंद्र सूची का विषय है, ठीक है। और जनसंख्या नियंत्रण ये आपका समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। उसके बाद में जो जनगणना है, जनगणना से जैसे महान विस्फोटक दशक अगर आपसे पूछ रहा है तो उसमें याद रखेंगे 1961 से 1971। और महान विभाजक वर्ष अगर पूछ रहा है, ठीक है, महान विभाजक दशक अगर पूछ रहा है 1911 से 1921। और महान विभाजक वर्ष पूछे तो क्या है आपका 1921। और महान विस्फोटक दशक पूछे या वर्ष पूछ रहा है तो वर्ष याद रखेंगे 1971, ठीक है। तो ये जनगणना से आपका रिलेटेड हुआ। उसके बाद में आप देखते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपका 1878 में आया, इसी के 4 वर्ष बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 में किसने आपका समाप्त कर दिया? इसको समाप्त कर दिया जी लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। तो याद रखेंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882 में किसने समाप्त कर दिया? लॉर्ड रिपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल 1883 में भारत आया और इसके माध्यम से जो भारतीय लोग थे इनको भी आपका भारतीय न्याय व्यवस्था में स्थान दिया गया। तो ये कहलाता आपका इल्बर्ट बिल 1883। किसके शासनकाल में आया? लॉर्ड रिपन के में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्थानीय स्वय शासन का जनक कौन है? अगर स्थानीय स्वय शासन का जनक पूछ रहा है तो कौन है जी? इसमें याद रखेंगे लॉर्ड रिपन। कौन है स्थानीय स्वय शासन का जनक? लॉर्ड रिपन, ठीक है। स्थानीय स्वय शासन का जनक कौन हो गया? लॉर्ड रिपन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ लॉर्ड रिपन का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट देख रहे हैं जी आप लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। क्या देख रहे हैं? लॉर्ड कर्जन, और समय क्या है? 1899 से 1905। तो इसमें पहला आप क्वेश्चन देख रहे हैं अकाल आयोग। तो अकाल आयोग का जो गठन है 1900 में, ठीक है। तो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में?
मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। किसने किया था आपका, ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। दूसरा है सिंचाई आयोग, ये 1901 में है। ये किसके अध्यक्षता में किया गया, ये किया गया जी आपका मानक्रीप की अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में किया गया, मानक्रीप की अध्यक्षता में। नेक्स्ट आपका पुलिस आयोग, ये 1902 में गठित किया गया और ये किसके अध्यक्षता में किया गया, आपका फ्रेजर, ठीक है, एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में किया गया। उसके बाद आपका विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, विवि आयोग या विश्वविद्यालय आयोग, ये किसके अध्यक्षता में, ये आपका टॉमस रैले, इनके अध्यक्ष याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। ये किसके अध्यक्षता में, आपका टॉमस रैले। और फिर आपसे पूछता है कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम अगर आपसे पूछ रहा है, ये किस वर्ष आया था, 1904। किसके शासनकाल में आया, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आया। फिर क्वेश्चन आपका बंगाल विभाजन, ठीक है, जब राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण घटना पड़ी है वहां भी आपका हो चुका है बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन कब हुआ है जी, 1905 में। किसके शासनकाल में हुआ है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। एक बार इसमें से मैं बता देता हूं आपको, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, ठीक है। तो बंगाल विभाजन में से क्वेश्चन क्या है, जैसे बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन की अगर आपसे पूछे थी घोषणा कब हुई है, तो घोषणा याद रखेंगे, इसकी घोषणा हुई है 19 जुलाई 1905। घोषणा अलग है, प्रभावी अलग है। 19 जुलाई 1905। प्रभावी कब हुआ है जी, ये प्रभावी हुआ जी आपका 16 अक्टूबर 1905। प्रभावी कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन है, अगर आपसे पूछ रहा है भारत का वायसराय कौन है, भारत का वायसराय कौन है जी, लॉर्ड कर्जन। भारत का वायसराय कौन है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर, अगर आपसे पूछ रहा है जी बंगाल का गवर्नर, खाली कहाँ का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर, ठीक है, क्योंकि एक तो हो गया मुख्यमंत्री, एक हो गया प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है, वायसराय। मुख्यमंत्री कौन है, यानी बंगाल का गवर्नर कौन है, लॉर्ड रिजले। कौन है बंगाल का गवर्नर, लॉर्ड रिजले, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बंगाल विभाजन, जो आपका बंगाल प्रांत था, दो भागों में तोड़ दिया, एक पूर्वी बंगाल और एक बन गया आपका पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल जो आपका अगर बात करें 1905 से और 1947 तक, ये पूर्वी बंगाल कहा जाने लगा। 1947 से 1971 पूर्वी पाकिस्तान, और 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिलेगा और इसे क्या बोलते हैं, बांग्लादेश, ठीक है। पश्चिम बंगाल भारत में ही है। उसके बाद बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है, क्वेश्चन आता है कौन सा आंदोलन चलाया गया। तो बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया, आपने पढ़ा होगा स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया जी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ये किसने शुरू किया, ये शुरू किया था 7 अगस्त 1905 को। और 7 अगस्त 1905 को किसने शुरू किया, ये शुरू किया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर। किसने शुरू किया है, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें कहा कि जो भी आपके विदेशी वस्तुएं उनका बहिष्कार कर देना है और जो अपने देश में बनी हुई वस्तुएं केवल उनका प्रयोग करना है। तो ये क्या कहलाता है, आपका स्वदेशी आंदोलन। तो आपसे पूछ लेते हैं कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन। तो इतना बंगाल विभाजन से संबंधित आपके फैक्ट है, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, तो याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन से संबंधित। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे देखते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड। क्या है, लॉर्ड मिंटो सेकंड, ठीक है। लॉर्ड मिंटो सेकंड आप पढ़ रहे हैं, समय क्या है 1905 से 1910। तो पहला आप क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपने पढ़ा है, पहले बता चुका हूं मैं, 1906। और 1906 में दो व्यक्ति थे, एक कौन था, आगा खां, और एक कौन था जी, एक था सलीमुल्लाह खां। आगा खां और एक कौन आपका, सलीमुल्लाह खां। आगा खां और कौन है, सलीमुल्लाह खां। इन दोनों के द्वारा कहाँ पे इसकी स्थापना की गई, ढाका में। कहाँ पे स्थापना की गई, ढाका, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में की गई। किसके शासनकाल में की गई, लॉर्ड मिंटो सेकंड। दूसरा देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का विभाजन। कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ, 1907। 1907 में जो ये अधिवेशन है कहाँ पे हुआ, आपका सूरत में, ठीक है। और इसमें कांग्रेस पार्टी दो दलों में टूट गई। एक कौन सा दल है आपका, गरम दल, और एक कौन सा आपका, नरम दल, ठीक है। गरम दल और नरम दल। और इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि जो सूरत अधिवेशन है, इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, इस समय इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस। कौन थे इसके अध्यक्ष, रास बिहारी बोस।
तो कांग्रेस पार्टी के सेशन है वहाँ भी आपको क्लियर कर दिया गया है। तो आप याद रखें कांग्रेस पार्टी के विभाजन 1907 में हुआ। 1907 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ? सूरत में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। कांग्रेस पार्टी दो भागों में टूट गई, एक गर्म दल और एक आपका नरम दल। गर्म दल के नेता आपने पढ़े हैं लाल बाल पाल, ठीक है, और नरम दल के आपके जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, दादा भाई नेहरूजी हैं, ये सब आपके नरम दल से संबंधित थे, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस ये किस वर्ष आपका? 1908। तो ये आपका अलीपुर बंगाल में पड़ता है। और बंगाल में जो आपके क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिन्होंने आपका अवैध रूप से हथियार रखा हुआ था, ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र केस में जिन्होंने अवैध रूप से आपका हथियार रखा हुआ था, तो वहाँ पे उन लोगों के खिलाफ आपका ये मुकदमा चला गया, केस चला गया, इसे बोलते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस कब? आपका 1909। 1909, ठीक है। 1909 में क्या हुआ? जो नासिक का मजिस्ट्रेट था इसका नाम था जैक्सन। जैक्सन, ठीक है। तो नासिक का मजिस्ट्रेट था जैक्सन की जो गोली मारकर हत्या किसने कर दी? अनंत लक्ष्मण कहारे। अनंत लक्ष्मण कहारे। तो अनंत लक्ष्मण कहारे ने नासिक के मजिस्ट्रेट की गोली मारकर हत्या कर दी और इसी को बोलते हैं नासिक षड्यंत्र केस 1909। और उसके बाद में अनंत लक्ष्मण कहारे को बाद में फांसी पर आपका लटका दिया है। नेक्स्ट बोलते हैं मिंटो मॉर्ले सुधार अधिनियम। मिंटो मॉर्ले सुधार अधिनियम किस वर्ष आपका आया? 1909 में आया। और मिंटो मॉर्ले सुधार अधिनियम 1909 के माध्यम से जो आपके मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, मुस्लिम वर्ग के जो आपके लोग हैं, तो मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए अलग निर्वाचक मंडल या बोलते हैं पृथक निर्वाचक मंडल, क्या बोलेंगे जी? अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था इसमें कर दी गई, ठीक है। किसकी व्यवस्था कर दी गई? अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई। कौन से अधिनियम में? मिंटो मॉर्ले सुधार अधिनियम 1909, ठीक है। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे देखते हैं जी, ये आपका कंप्लीट हो गया लॉर्ड मिंटो सेकंड। नेक्स्ट देख रहे हैं आप लॉर्ड होल्डिंग सेकंड, ठीक है। तो ये होल्डिंग नहीं, ये है होर्डिंग, ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये क्या है? लॉर्ड होल्डिंग सेकंड। लॉर्ड होल्डिंग सेकंड का समय क्या है? 1910 से 1916। तो इसमें देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, दिल्ली दरबार का आयोजन 1911। तो दिल्ली दरबार ये क्रम के अनुसार अगर बात करें तो ये आपका तीसरा दिल्ली दरबार है। कौन सा है? तीसरा दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया। ब्रिटेन के सम्राट थे आपके जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी थी मेरी, तो उनके स्वागत के लिए आपका आयोजन किया गया। इस आयोजन में दो घोषणा की गई बड़ी। एक तो घोषणा ये कर दी गई कि जो आपकी वर्तमान में राजधानी क्या चल रही थी? कोलकाता। तो कोलकाता से राजधानी हटा करके किसको बना दिया? तो कोलकाता से हटाकर राजधानी किसको बना दिया? आपका दिल्ली को बना दिया। दूसरा इसमें घोषणा की गई जो बंगाल विभाजन है, ठीक है, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन को क्या कर दिया? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। तो आप याद रखेंगे 1911 में इस दौरान दो घोषणा हुई, कोलकाता से राजधानी क्या बना दी? दिल्ली, और उसके बाद में बंगाल विभाजन क्या कर दिया? रद्द कर दिया, ठीक है। ये 1911 का हो गया। उसके बाद देखते हैं गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना आप पढ़ते हैं 1913 में आपकी हुई है। 1913 में। तो गदर करने वालों के दिल में दया नहीं होती, तो याद रखेंगे दया से बन जाएगा लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल। और लाला हरदयाल ने कहाँ पे की थी? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पे की आपके? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? सैन फ्रांसिस्को आपका पड़ता है यूएसए में। कहाँ पड़ता है? यूएसए में, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना। कामागाटा मारू प्रकरण, तो ये आपका 1914 में हुआ। कामागाटा मारू प्रकरण लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के समय में। कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज था जो आपका पहले कनाडा गया था और कनाडा से फिर भारत में आपका कोलकाता में लौटा। लेकिन कोलकाता में आने के बाद में जो आपके भारतीय लोग थे, मतलब और जो आपकी ब्रिटिश सेना थी कोलकाता तट पर, तो उनके बीच आपका विरोध हुआ और इसी को बोलते हैं कामागाटा मारू प्रकरण 1914। नेक्स्ट गांधी जी का भारत आगमन। तो गांधी जी भारत कब आए थे? आपने पढ़ा है 1915 में। 1915 में भी कब आए? 9 जनवरी 1915, ठीक है। क्योंकि 1893 से और 1915 तक आपके कहाँ रहे? ये रहे हैं दक्षिण अफ्रीका। तो वहाँ से आपके क्रम से आप पढ़ें गांधी जी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 में हुआ है। तो ये लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के समय की आपकी महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
नेक्स्ट आप देख रहे हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का समय क्या है 1916 से 1921। बहुत बार पूछा है, जैसे चंपारण सत्याग्रह उठा दिया कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसके शासनकाल में हुआ है, ठीक है, तो आप पढ़ लेते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो पहला क्वेश्चन है होम रूल लीग की स्थापना 1916। होम रूल लीग तो आपको याद रखना है ये आपका बाल गंगाधर तिलक और दूसरा कौन है, एनी बेसेंट। तो होम रूल लीग के संस्थापक कौन है, तिलक व एनी बेसेंट। तो इन दोनों के द्वारा की गई, किस वर्ष की गई थी 1916। ये होम रूल लीग का आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब आपका 1917। तो आपने पढ़ा होगा चंपारण सत्याग्रह 1917, ठीक है। तो चंपारण क्या था, चंपारण में नील की खेती के विरोध के लिए आपका आंदोलन किया गया। नील की खेती कितने भूभाग पर की जाती थी, 3/20, ठीक है। कितना भूभाग था आपका, 3/20 भूभाग पर आपकी की जाती थी। कौन सी खेती थी आपकी, नील की खेती। तो इसको आपका इसी का विरोध दर्ज करने के लिए एक व्यक्ति थे आपके राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था आपका, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने किसको बुलाया जी, गांधी जी को बुला दिया। किसको बुला दिया, गांधी जी को। और गांधी जी ने आपका चंपारण सत्याग्रह आपका किया। तो इसमें याद रखना है इसी सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को कौन सी उपाधि मिली है, इसमें उपाधि मिली थी महात्मा की, ठीक है। और महात्मा की उपाधि किसने दी है, महात्मा की उपाधि दी थी आपकी रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ये चंपारण सत्याग्रह 1917 है और आपका नील की खेती के विरोध में किया गया। नील की खेती कितने भूभाग पर है, 3/20 भूभाग। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया। इसी दौरान गांधी जी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया और गांधी जी को इसी दौरान महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, तो अहमदाबाद में जो सूती वस्त्र की मिलें थी, ठीक है, तो उन्हीं के विरोध में आपका ये किया गया अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। तो इसमें क्या है, इसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। क्या किया जी, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। कौन से आंदोलन में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। तो किसने किया, ये गांधी जी ने किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रोलैक्ट एक्ट, ठीक है। तो रोलैक्ट एक्ट 1919 में भारत आया और इसे काला कानून भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या था, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून भी इसे बोलते हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति को जो संदेह लग रहा है कि हाँ ये किसी आपका क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हो सकता है, तो उसे आपका अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता था। तो ये आपका क्या कहलाता है, रोलैक्ट एक्ट। तो रोलैक्ट एक्ट 1919 में किसके शासनकाल में आया, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आप पढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ आपका, 1919। और 1919 में कहाँ पे घटित हुआ जी, अमृतसर में। कहाँ पे घटित हुआ है, अमृतसर में घटित हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में घटित हुआ 13 अप्रैल 1919। डेट भी आप याद रखेंगे इसकी, 13 अप्रैल। क्या है, 13 अप्रैल 1919। इस वाले में क्या हुआ, तो इसमें जो जनरल डायर था, जनरल डायर ने अमृतसर में आपका एक बाग था, तो उसको चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद में निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी। इसी को बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। इसी के विरोध में गांधी जी ने केसरे हिंद और उसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने सरिया नाइटहुड और जो शंकर नारायण था उसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा आपका सौंप दिया था, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी में जलियांवाला बाग हत्याकांड तो अमृतसर में हुआ 13 अप्रैल 1919। इसी के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया और असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू कर दिया आपका, 1920। तो आपको याद रखेंगे ये सब घटना किसके शासनकाल में घटित हुई हैं, लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921। आगे बढ़ते हैं जी इसी क्रम में, नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग का जो आपका समय है ये क्या है, 1921 से 1926। तो इसमें आप देख रहे हैं चोरा चोरी कांड। तो ये चोरा चोरी कांड क्या है आपका, 1922। तो चोरा चोरी कांड की अगर बात करें, ये आपका 5 फरवरी 1922 में घटित हुआ। और चोरा चोरी आप पढ़ते हैं कि चोरा चोरी की स्थान आपका और कहाँ पड़ता है, गोरखपुर, ठीक है।
और गोरखपुर कहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्या हुआ, जो असहयोग आंदोलनकारी थे, असहयोग आंदोलनकारियों ने इसमें आपका एक थाने में आग लगा दी और थाने में आग लगाने के कारण 21 सिपाही और एक थानेदार की मृत्यु हो गई जल करके। इसी को आप क्या पढ़ते हैं जी, चोरा चोरी कांड। फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि चोरा चोरी कांड की घटना होने के कारण कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया। तो इस घटना के कारण कौन सा आंदोलन वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन। कौन सा वापस ले लिया जी, असहयोग आंदोलन। तो इसे याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन आपका इसके जैसे 5 फरवरी 1922 में घटना हुई है, इसी के 7 दिन बाद यानी 12 फरवरी 1922 को बारदौली में आपका कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई गांधी जी ने और उसके बाद में असहयोग आंदोलन को आपका वापस ले लिया, ठीक है। और इसी कांड के कारण गांधी जी को आपका 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। तो याद रखेंगे किस कांड में गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई, चोरा चोरी कांड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, जो लॉर्ड इरविन के समय की घटना है, स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है आप पढ़ते हैं, तो इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक कौन है, मोतीलाल नेहरू, और तीसरा कौन, मतलब दूसरा कौन है, चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और दूसरा कौन है आपका, चित्तरंजन दास। तो आ जाता है क्वेश्चन कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है। तो आप याद रखेंगे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने किस वर्ष स्थापित किया, 1923, ठीक है। तो जैसे उसमें आ जाता है कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके शासनकाल में की गई, लॉर्ड डफरिन। ऐसे आप इसको याद रखेंगे, लॉर्ड इरविन के समय में आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं काकोरी कांड 1925, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप काकोरी कांड के बारे में देखते हैं। तो काकोरी कांड आपका 1925 में घटित हुआ और 1925 में क्या हुआ इसमें, तो आपका सहारनपुर से और लखनऊ के बीच आपकी एक ट्रेन जा रही थी सरकारी खजाना लेकर के, और उस ट्रेन को आपका रास्ते में, ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रही थी, ये जा रही थी आपकी सहारनपुर से और कहाँ जा रही थी, ये जा रही थी आपके लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ से पहले ही एक आपका स्टेशन पड़ता है और इस स्टेशन को आप क्या बोलते हैं, काकोरी, ठीक है। तो काकोरी में ये आपका कांड हुआ, ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं काकोरी कांड। और ये कब हुआ जी, ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1925। तो इसमें आपके 4 प्रमुख आरोपी हैं। 4 प्रमुख आरोपी कौन कौन है, एक तो है राम प्रसाद बिस्मिल, एक कौन है जी आपका राम प्रसाद बिस्मिल, एक कौन है जी, एक आपका अशफाकुल्ला खां, एक कौन है आपका अशफाकुल्ला खां, एक कौन है जी, एक आपका राजेंद्र लाहाड़ी, ये याद रखने सभी, ठीक है, राजेंद्र लाहाड़ी। और एक कौन है आपका रोशन सिंह, एक कौन है आपका रोशन सिंह। तो ये सब इसमें शामिल थे और बाद में इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके बाद में इनको फांसी पर लटका दिया। फिर इनके फांसी के स्थान भी पूछ ले जाते हैं कि किसको कहाँ पर फांसी दी गई, ठीक है। अगर रोशन सिंह को आपसे पूछ रहा है कि रोशन सिंह को कहाँ पे दी गई, ठीक है, तो आप याद रखेंगे रोशन सिंह को दी गई जी इलाहाबाद में। कहाँ पे दी गई, इलाहाबाद। उसके बाद राजेंद्र लाहाड़ी को पूछ रहा है तो यहाँ पे इनको दी गई गोंडा में। आपसे पूछ रहा है अशफाकुल्ला खां, इसको कहाँ पे दी गई, इसको दी गई आपकी फैजाबाद। और राम प्रसाद बिस्मिल का अगर पूछे इसको कहाँ पे दी गई, आपके गोरखपुर। तो ये सिविल में पूछे हुए क्वेश्चन है। एक तरफ आपके क्रांतिकारी नेता दे रखे थे और एक तरफ फांसी के स्थान की इनको सुमेलित कीजिए। तो ये काकोरी कांड से संबंधित है, ठीक है। सहारनपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन जा रही थी, काकोरी स्टेशन पे जाने के बाद में आपका इसे लौट लिया गया, ठीक है। तो ये लॉर्ड इरविन से संबंधित घटना है, चोरा चोरी कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना और काकोरी कांड 1925। आगे बढ़ते हैं जी इसी क्रम में। नेक्स्ट देख रहे हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का जो समय क्या है, 1926 से 1931। तो इसके समय में जो आपकी घटना हुई है, तो आप देख रहे हैं साइमन कमीशन, ठीक है। तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसका भारत में विरोध किया गया साइमन कमीशन का, ठीक है। तो साइमन कमीशन का जो सबसे अधिक विरोध है वो आपका पंजाब में किया गया, पंजाब में। और पंजाब में भी इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय। कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे और विरोध करने के दौरान लाला लाजपत राय लाठियों से आपके घायल हो जाते हैं और बाद में आपकी इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसी दौरान एक आपका कथन भी बड़ा प्रसिद्ध है कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था आपका लाला लाजपत राय।
तो लाला लाजपत राय की बाद में घायल होने के कारण फिर बाद में मृत्यु हो जाती है। तो ये साइमन कमीशन और उससे संबंधित आपका फैक्ट है, लाला लाजपत राय से संबंधित, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ रहे हैं HSRA की स्थापना। HSRA की स्थापना यानी HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना 1928 में की गई। 1928 में दो व्यक्ति हैं, एक कौन है आपके भगत सिंह, एक कौन है जी आपका भगत सिंह, और एक कौन है चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा, पहले HRA था, इसका नाम बदल करके HSRA कर दिया, सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया। तो इन दोनों ने इसकी स्थापना कर दी 1928। उसके बाद में आप देख रहे हैं लाहौर षड्यंत्र केस 1928। तो लाहौर षड्यंत्र केस दिसंबर 1928 में घटित हुआ, और दिसंबर 1928 में घटित इसलिए हुआ क्योंकि जो लाला लाजपत राय थे, इनकी लाठियों से लगने के कारण, बाद में घायल होने के कारण मृत्यु हो गई। तो इन्हीं की मृत्यु का बदला लेने के लिए दिसंबर 1928 में लाहौर षड्यंत्र केस हुआ, ठीक है। तो इसमें आपका जो कप्तान था, कप्तान, ठीक है, कप्तान था सैंडर्स। तो कप्तान सैंडर्स की जो गोली मारकर इसमें हत्या कर दी, और इसके जो आपके आरोपी थे, जैसा आप पढ़ते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है, राजगुरु, ये इसके प्रमुख आरोपी थे, और इन पे लाहौर षड्यंत्र केस के कारण आपका मुकदमा चलाया गया, और उसके बाद में इन तीनों को आपका 23 मार्च 1931 में फांसी पर लटका दिया है। तो ये आपका लाहौर षड्यंत्र केस 1928। उसके बाद में शारदा अधिनियम, ठीक है, कई बार आपका क्वेश्चन पूछा है शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम बेसिकली जो आपके हरविलास शारदा हैं, ये अजमेर के आपके एक व्यक्ति थे हरविलास शारदा। तो हरविलास शारदा के नाम पर इसका नाम है जो शारदा अधिनियम। तो हरविलास शारदा ने सुझाव दिया कि जो लड़के और लड़की हैं, इनकी विवाह की एक न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी जाए। तो जिसमें आपकी अगर लड़की की बात करें, लड़की जो न्यूनतम आयु है वो 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई, और अगर लड़के की बात करें कि लड़के की कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई, लड़के की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई 18 वर्ष। तो विवाह से संबंधित आपका एक्ट था। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है शारदा अधिनियम 1929 में किसके शासनकाल में आया, लॉर्ड इरविन। शारदा अधिनियम के जनक किसे बोला जाता है, हरविलास शारदा। लड़की की आयु कितनी हो गई, 14 वर्ष, और लड़के की आयु कितनी हो गई आपके 18 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है दिल्ली असेंबली बम कांड, ठीक है। दिल्ली असेंबली बम कांड ये कब घटित हुआ, 1929, ठीक है। एक बार आपके कंप्लीट हो गया, फिर आगे देखते हैं दिल्ली असेंबली बम कांड। तो दिल्ली असेंबली बम कांड आपका 1929 में घटित हुआ, और 1929 में भी 8 अप्रैल 1929, ठीक है। 8 अप्रैल 1929 में क्या हुआ, दिल्ली असेंबली बम कांड। तो ऐसे दिल्ली में जो आपकी असेंबली है उसमें आपका सभा का आयोजन किया जा रहा था, और उसके बाद में जो इसमें पीछे खाली बेंच थी, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्रांतिकारी व्यक्ति थे, एक कौन थे आपके भगत सिंह, एक कौन आपके भगत सिंह, और इसी के साथ एक व्यक्ति था बटुकेश्वर दत्त। दूसरा कौन है आपका, बटुकेश्वर दत्त। इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया, जो आपका पब्लिक सेफ्टी बिल पास किया जा रहा था लोगों की सुरक्षा के लिए, तो उसका विरोध किया, और इन दोनों व्यक्तियों ने इन खाली बेंचों पर पीछे आपके बम फेंक दिए, और बम के साथ कुछ पर्चे भी आपके फेंक दिए, और इसमें लिखा कि हमारा उद्देश्य आपका बहरों को सुनाना था, जबकि किसी की जान लेना नहीं था। फिर बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका, दिल्ली असेंबली बम कांड। तो दिल्ली असेंबली बम कांड 1929 में घटित हुआ, और इसके प्रमुख आरोपी कौन है, भगत सिंह, और दूसरा कौन है, बटुकेश्वर दत्त जी। ये दिल्ली असेंबली बम कांड का हुआ। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं दांडी मार्च। ये हमने पहले भी आपको पढ़ाया, दांडी मार्च 1923। तो दांडी मार्च 1930 में हुआ, और इसमें क्या है, जो आपका नमक कानून था, ठीक है। तो नमक बनाने का जो अधिकार था वो केवल अंग्रेजों का था। तो इसमें नमक कानून जो था इसी का विरोध किया गया, नमक कानून का विरोध। तो इसी के लिए दांडी मार्च इसका नाम है, नमक कानून का विरोध। एक बार देख लेते हैं पुनः, ठीक है। तो नमक सत्याग्रह बोल देते हैं, या नमक या दांडी मार्च आप कह सकते हैं, ठीक है, दांडी मार्च। तो दांडी मार्च की अगर बात करें कि शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, तो दांडी मार्च की जो शुरुआत है ये आपका शुरू किया गया 12 मार्च 1930 को, ठीक है। 12 मार्च 1930 को कहाँ से शुरू हुआ, ये शुरू हुआ था जी आपका साबरमती आश्रम। कहाँ से शुरू हुआ, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ, ठीक है। और 24 दिनों की कुल यात्रा थी, और इसका अंत कहाँ पे हो गया, अंत इसका हो गया जी आपका 6 अप्रैल 1930। कहाँ हो गया आपका, 6 अप्रैल 1930।
6 अप्रैल 1930 को कहाँ पर हुआ? नवसारी। नवसारी का आपका जिला पड़ता है, और नवसारी जिला कहाँ पर आपका? नवसारी जिला पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है, आपका फिर पूछ लेते हैं कि दांडी मार्च में कुल कितने समर्थक थे, यानी गांधी जी के साथ कुल कितने लोग गए थे। तो कुल समर्थक अगर आपसे पूछ रहा है तो इसमें आप याद रखेंगे 78। कुल कितने समर्थक हैं? 78। दांडी मार्च में कुल कितने दिन लगे थे? कुल कितने दिनों की यात्रा थी? कुल दिन अगर आपसे पूछे तो आप याद रखेंगे 24 दिन। ठीक है, आपसे पूछे कुल कितनी दूरी तय की है, कुल दूरी, तो इसमें याद रखने की आवश्यकता 24 को तो ऐसे लिख देंगे, इसके बाद में एक और लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 241 मील। ठीक है, उसके बाद में गांधी जी के जितने भी समर्थक हैं नवसारी में जाकर के नमक बना देते हैं और नमक कानून तोड़ देते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? दांडी मार्च 1930। ठीक है, तो ये आपकी घटनाएं ये भी किसके शासनकाल में घटित हुई है? लॉर्ड इरविन। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे लॉर्ड इरविन समझौता, ये सबका कंप्लीट हो गया। ठीक है, लॉर्ड इरविन समझौता, तो लॉर्ड इरविन समझौता ये महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ है? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जी गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौते की अगर बात करें तो आपको याद रखना है ये 5 मार्च 1931 में हुआ, और 5 मार्च 1931 में किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ है? जैसे नाम ही आप देख रहे हैं गांधी इरविन, तो एक तरफ कौन है जी? एक तरफ थे महात्मा गांधी। ठीक है, और एक तरफ कौन है? एक तरफ है आपके लॉर्ड इरविन। एक तरफ कौन है? लॉर्ड इरविन। तो इन दोनों के द्वारा किया गया, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि जो ऐसे भारतीय लोग हैं जिन पर आपका हिंसा का मुकदमा नहीं है उन्हें आपका छोड़ दिया जाए, जेल से रिहा कर दिया जाए। लॉर्ड इरविन ने कहा था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग नहीं कर रही है, तो आने वाला जो गोलमेज सम्मेलन है दूसरा वाला, कांग्रेस उसमें प्रतिभाग करेगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ समझौते इसमें किए गए, और इस समझौते को ही आप क्या नाम देते हैं? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन के समय की आपकी घटनाएं आगे देखते हैं जी इसी क्रम में। नेक्स्ट देख रहे हैं लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन का जो समय है ये क्या है? 1931 से 1936। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं सांप्रदायिक पांचाट। क्या देख रहे हैं? सांप्रदायिक पांचाट। ये किस वर्ष आया आपका? 1932। तो सांप्रदायिक पांचाट में क्या हुआ? जैसे आपका जो हिंदू वर्ग है, तो हिंदू वर्ग में जो आपका एक और वर्ग होता है दलित वर्ग। ठीक है, हिंदू वर्ग में भी कौन सा वर्ग है? दलित वर्ग। तो दलित वर्ग के लिए आपके अलग स्थान इसमें आरक्षित कर दिए गए। ठीक है, कि दलित वर्ग को आपका अलग राजनीतिक लाभ दिया जाएगा, तो इसको आप क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक पांचाट। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि सांप्रदायिक पांचाट किस वर्ष आया? 1932। किसके शासनकाल में आया? लॉर्ड विलिंगटन। नेक्स्ट फिर आता है जी पूना पैक्ट। क्या है आपका? पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ। 1932 में भी आप इसकी डेट याद रखेंगे। ठीक है, 24 सितंबर 1932। तो 24 सितंबर 1932 में दो व्यक्ति हैं, एक तरफ कौन है आपके? अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जो आपका दलितों का नेतृत्व कर रहे थे, और एक तरफ कौन है? महात्मा गांधी। तो इसमें क्या हुआ? जो दलित वर्ग थे उनके लिए जो आपके आरक्षित सदस्यों की संख्या थी तो थी आपकी पहले 71 थी। ठीक है, अब इसमें आपका 71 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 148। ठीक है, तो जो भी आपके ब्रिटिश प्रांत थी, ब्रिटिश विधानसभा थी, तो उसमें आपके दलित वर्ग के लिए आरक्षण की जो सदस्य संख्या 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 148। तो पूना पैक्ट कब हुआ? 24 सितंबर 1932, गांधी और अंबेडकर के बीच में, याद रखेंगे। ठीक है, ये लॉर्ड विलिंगटन के समय। फिर उसी के बाद आप याद रखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो ये किसके शासनकाल में आया? लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में आया। इसमें से आप पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का 75% भाग कौन से अधिनियम से लिया गया? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम एक आपका संविधान का प्रारूप था। अगर आप इसमें पढ़ते हैं कि भारत शासन अधिनियम में कुल कितने भाग थे जी? ठीक है, भाग अगर पूछ रहा है आपसे, पूछे जी कुल कितने अनुच्छेद थे और कुल कितनी अनुसूची थी। ठीक है, कुल कितनी अनुसूची। भाग अगर पूछ रहा है, भाग इसमें 14 थे। ठीक है, अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो इसमें 321 थे, और अनुसूची पूछे तो आपकी कितनी थी? 10। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत शासन अधिनियम में भाग कितने थे? 14। अनुच्छेद पूछे तो कितने थे? 321। अनुसूची पूछे तो आपके कितने थे? 10। आया 1935 में, लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये आपका लागू हुआ था 1937 में। इसी के आधार पर भारत में पहली बार आपके आम चुनाव कराए गए थे 1937 में ब्रिटिश प्रांतों में। ठीक है, तो ये सब घटना आपकी किससे जुड़ी हुई है?
लॉर्ड विलिंगटन। तो ये आपको याद रखने, जैसे सांप्रदायिक पांचाट पूछ ले या पूना पैक्ट पूछ ले, किसके शासनकाल में, सब लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं जी इसी क्रम में। नेक्स्ट लॉर्ड लिथिंगो। लॉर्ड लिथिंगो आप पढ़ रहे हैं 1936 से 1943, ठीक है। तो 1936 से 1943 में पहला आप देख रहे हैं 1937 के चुनाव। 1937 के जो आपके चुनाव हैं, ये कुल 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए। कितने प्रांतों में कराए गए? 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए पहली बार। और 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस की अकेली सरकार बन गई, ठीक है। 6 प्रांतों में कांग्रेस की अकेली सरकार बन गई। 2 प्रांतों में कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी। 2 प्रांतों में कैसी सरकार बनी जी? आपके गठबंधन सरकार बन गई, गठबंधन सरकार। और 3 प्रांत जो थे, 3 प्रांतों में आपकी अलग अलग दलों की सरकार बनी है। 3 प्रांतों में, 3 में जैसे आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ रहे बंगाल में किसकी बनी है जी? बंगाल में, ठीक है। तो बंगाल में अगर आपसे पूछे तो याद रखेंगे प्रजा कृषक पार्टी। कौन सी पार्टी की सरकार बनी, ये पूछ लेते हैं, प्रजा कृषक पार्टी। आपसे पूछा जाए जी सिंध में किसकी बनी है, सिंध में अगर पूछ रहा है तो सिंध में आपकी बनी है मुस्लिम लीग की सरकार बनी सिंध में, ठीक है। पाकिस्तान में पड़ता था क्षेत्र। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए जी पंजाब में किसकी बनी है, पंजाब में किसकी बनी थी? पंजाब में बनी थी यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। किसकी बनी? आपकी यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। कितने प्रांतों में चुनाव हुए? 11 प्रांतों में। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में किसकी सरकार बनी है? कांग्रेस पार्टी अकेली सरकार। 2 में जैसे असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी गठबंधन सरकार। 3 प्रांतों में अलग अलग दलों की सरकार बनी है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बना ली। द्वितीय विश्व युद्ध आपका आरंभ हो गया और उसमें भारतीय सैनिकों को कांग्रेस की अनुमति के बगैर शामिल कर लिया। और उसके बाद में कांग्रेस ने 8 प्रांतों की जो सरकार थी उससे अक्टूबर 1939 में, कब? अक्टूबर 1939 में आपका 28 महीने के शासन के बाद इस्तीफा सौंप दिया। कितने महीने के शासन के बाद? 28 महीने के शासन के बाद। फिर इसी को जो कार्यवाही है, जो आपका कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा सौंपा है, तो जो आपकी मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने इसी कार्यवाही को आपका खुश होकर के, तो क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग ने धन्यवाद दिवस कब बनाया, ठीक है। तो जब कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा सौंप दिया तो मुस्लिम लीग ने एक बनाया दिवस आपका धन्यवाद दिवस या मुक्ति दिवस। और ये कब बनाया जी? ये बनाया 22 दिसंबर 1939। कब बनाया? 22 दिसंबर 1939। तो ये फैक्ट आपका संबंधित, ये आपका 1937 के चुनाव और उससे संबंधित आपका फैक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 आप सब जानते हैं, ठीक है। तो आपका विनोबा भावे के द्वारा आपका शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में, ठीक है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में किसने शुरू किया है? तो ये मैंने आपको बता दिया किसने शुरू किया है, विनोबा भावे, ठीक है। विनोबा भावे ने आपका शुरू किया है। विनोबा भावे ने भी कहाँ से शुरू किया है? ये शुरू किया आपका पवनार आश्रम। कहाँ से शुरू किया? पवनार आश्रम। और पवनार आश्रम कहाँ पड़ता है जी? महाराष्ट्र में। तो अगर आपसे पूछे भारत के प्रथम सत्याग्रही किसे माना जाता है? विनोबा भावे। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन याद रखेंगे इससे। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया और इसके आधार पर क्या है, भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन आपका ये अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 1940। उसके बाद आप पढ़ रहे हैं जी क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। तो क्रिप्स मिशन आपसे ये भी पूछ सकते कितने सदस्यीय आयोग था आपका? 3 सदस्यीय आयोग था। तो 3 सदस्य में एक तो आपका अध्यक्ष था, ठीक है। अध्यक्ष कौन था इसका? अध्यक्ष था स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। अध्यक्ष कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। और आपसे पूछा जाएगा 2 अन्य सदस्य कौन है जी? 2 अन्य सदस्य याद रखेंगे। एक कौन था आपका? पेंथिक लॉरेंस। एक कौन है? पेंथिक लॉरेंस। और एक कौन है आपका? स्टैफोर्ड, एक आपका एवी अलेक्जेंडर। एक कौन है आपका? एवी अलेक्जेंडर। तो क्रिप्स मिशन के माध्यम से भारत को आपका डोमिनियन राज्य का दर्जा देने का आपका प्रस्ताव रखा, लेकिन गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक, और जबकि नेहरू ने पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैश बैंक की संज्ञा दी। तो ये आपका फेल हो गया क्रिप्स मिशन 1942। लेकिन क्वेश्चन बन जाता है क्रिप्स मिशन 1942 में किसके शासनकाल में आया? लॉर्ड लिथिंगो। और अध्यक्ष कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। अन्य सदस्य कौन है? पेंथिक लॉरेंस। और कौन है? एवी अलेक्जेंडर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं जी इसी क्रम में। आप आगे देख रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की अगर बात करें तो आप पढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को गांधी जी और बहुत सारे आपके नेता थे तो उनके माध्यम से आपका शुरू कर दिया गया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में आप याद रखना 1942 में हुआ है, एक बार पुनः देख लेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया जी? 8 अगस्त 1942। ठीक है, कब शुरू किया गया? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 में आपका शुरू हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो का जो नारा है, कौन सा नारा है? भारत छोड़ो का नारा। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है? ये दिया था आपका यूसुफ मेहर अली। किसने दिया है जी? यूसुफ मेहर अली, ये याद रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपसे पूछा जाएगा जी करो या मरो का नारा किसने दिया है? करो या मरो का नारा किसने दिया है? ये दिया है महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने ये दिया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में आपका हुआ और 8 अगस्त 1942 की रात्रि को ही जो बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन। इससे पहले मैंने आपको फैक्ट बता दिए, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो का संचालन किसने किया, तो रेडियो का संचालन पहले आपका एक थे बाबू भाई और इन्हीं के साथ एक कार्य करती थी उषा मेहता। ठीक है, बाबू भाई और कौन है? उषा मेहता, इन दोनों ने किया। बाद में फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर नियमित रूप से रेडियो का जो संचालन है वो कौन करते थे? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया। ये भी फैक्ट याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ कैद कर दिया गया था? तो इनको कैद कर दिया गया था जी पुणे के आगा खां पैलेस। पुणे आगा खां पैलेस में इनको कैद कर दिया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इससे पहले प्रस्ताव वगैरह वो भी आपने पढ़े तो घटनाक्रम में वो आपको बता दिया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगर पूछ रहा है तो लॉर्ड लिथिंगो 1936 से 1943। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट देख रहे हैं लॉर्ड वेवेल। ठीक है, लॉर्ड वेवेल का समय क्या है? 1943 से 1947। 1943 से 1947। तो वेवेल योजना प्रस्तुत की गई। तो वेवेल योजना 1945 में प्रस्तुत की गई। इस योजना के आधार पर जो आपके जैसे मुस्लिम वर्ग है, हिंदू वर्ग है, ठीक है, या दलित वर्ग है, तो उनके लिए अलग अलग आरक्षण देने की बात इसमें कही गई। तो इसको वेवेल योजना जो थी, वेवेल योजना पर ही विचार करने के लिए हमने शिमला सम्मेलन आयोजित किया और ये कब हुआ आपका? 1945। ठीक है, 25 जून 1945 आप पढ़ते हैं। तो ये शिमला में आपका किया गया शिमला सम्मेलन 1945 वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए, लेकिन इसमें कोई सहमति आपकी नहीं बन पाई। उसके बाद आप पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन 1946। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और ये कितने सदस्य ही था? ये 3 सदस्य ही था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 में आया। इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछ रहा है कौन था? पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, कौन था आपका? पेंथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष। अन्य सदस्य पूछे तो अन्य सदस्य आप याद रखेंगे, एक कौन है? एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। और दूसरा कौन है जी? दूसरा था आपका स्टैफोर्ड क्रिप्स। दूसरा कौन है? स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो याद रखेंगे स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये आपके सदस्य थे। अब कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर क्या बात कही गई? एक तो ये बात कही गई कि जो भारत है, भारत के लोग भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, भारत के लोगों के माध्यम से ही, भारत के लोगों के द्वारा ही किसका निर्माण किया जाएगा? संविधान का निर्माण किया जाएगा। भारत के लोगों के द्वारा ही किसका निर्माण किया जाएगा? संविधान का निर्माण। दूसरी बात क्या है? प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, कितने की पर? प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रत्येक कितनी जनसंख्या थी आपके? 10 लाख की जनसंख्या पर आपका संविधान सभा में एक सदस्य चुना जाएगा। क्या चुना जाएगा? संविधान सभा में एक सदस्य चुना जाएगा। और इसी के आधार पर यह कहा गया कि भारत में जो भारतीय लोग हैं उन्हीं के द्वारा की संविधान बनाया जाएगा और संविधान सभा का गठन होगा, जिसमें एक सदस्य कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख की। इसी के आधार पर कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में? 389। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन 1946 से और भी इसमें बातें थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं, इसलिए जो आपकी महत्वपूर्ण घटना है उन पर आपका जोर दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जरा इसी क्रम में जी। नेक्स्ट आपका लास्ट इसमें आपका लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी 1947 से और अगस्त 1947 भारत के अंतिम
जो आपके वायसराय थे, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इनके द्वारा दो कार्य हुए, क्योंकि वास्तव में जो भारत को स्वतंत्रता देने के लिए आपका इनको अलग से नियुक्त किया गया। तो इन्होंने पहला जो प्लान है इसे बोलते हैं 3 जून प्लान 1947, और इसी का दूसरा नाम बोलते हैं माउंटबेटन योजना। क्या बोलते हैं? माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना के आधार पर ही दो देश आपके अलग होंगे, ठीक है, माउंटबेटन योजना। एक देश का नाम क्या होगा आपका? भारत, और एक देश का नाम क्या होगा जी आपका? पाकिस्तान, ठीक है। एक देश का नाम होगा भारत और एक का क्या होगा आपका? पाकिस्तान। तो क्वेश्चन आता है कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? तो माउंटबेटन योजना, और इसी को बोलते हैं आप 3 जून प्लान 1947। तो देश आपके अलग हो गए दो, एक भारत बन गया और एक आपका पाकिस्तान, ठीक है। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया, और इस अधिनियम के माध्यम से 14 अगस्त 1947, ठीक है, 14 अगस्त 1947 को आपका पाकिस्तान आज़ाद हो गया, और 15 अगस्त 1947 को कौन आज़ाद हो गया जी? 15 अगस्त 1947 को कौन आज़ाद हो गया? आपका भारत, ठीक है। तो आपका क्रम था शुरू से लेकर के आपने पढ़ा है वारेन हेस्टिंग से लेकर के और लॉर्ड माउंटबेटन तक, ठीक है। तो कोशिश इसमें की गई है कि जो यूपी पैट का आपके पेपर आ रहा है, ठीक है, तो उसी को आपके तैयार माध्यम से करा करके और इन सबको एक क्रम में लगाया गया। और जो भी संबंधित आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं या सीरीज में आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सब इसमें आपके पूरे करा दिए गए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।